आज की सीरीज में आपको एपिक बैटल, मैनेजिंग ऑन आर्मी, रिक्रूट बारबेरियन, डेवलपिंग सिविलाइजेशन सभी एक से एक चीज देखने को मिलेगा, क्योंकि ये सीरीज का मेन प्रोटेगनिस्ट ट्रांसमाइग्रेट होके एक अलग वर्ल्ड में आता है जिसका सिविलाइजेशन इतना डेवलप नहीं था, और ट्रांसमाइग्रेट होते ही उसे एक लॉर्ड सिस्टम मिलता है। लॉर्ड सिस्टम की हेल्प से वो अपने आर्मी का लेवल अप कर सकता है और मॉडर्न टेक्नोलॉजी को इस वर्ल्ड में ला सकता है। बहुत सारे अजीबोगरीब और खतरनाक रेस को अपना पेट बनाता है एंड पूरी वर्ल्ड को जीतने का सफर को जारी रखता है। तो ये सीरीज को स्टार्ट करते हैं। ये सीरीज की स्टार्टिंग में हमें सोरेन नाम की सिटी को दिखाते हैं, जहाँ पर एक पर्सन चलते हुए वो सिटी के अंदर जा रहा था और पहुंचने के बाद कहता है, मैं फाइनली यहाँ पर आ चुका हूँ। और हमें वो पर्सन के बारे में बताया जाता है जो कि वो बॉडी का असली ओनर नहीं था, वो बॉडी किसी और का था। ये ट्रांसमाइग्रेट होके ये बॉडी के अंदर चला आया क्योंकि ये बॉडी का असली ओनर को पीट के मार दिया गया था। लेकिन वो कभी नहीं सोचा था ये बॉडी का असली ओनर एक नाजायज बेटा होगा, एक ग्रेट फैमिली का, ऑरलैंडो फैमिली। लेकिन वो फैमिली से भागकर इस सिटी में आया है ताकि कोई उसे परेशान ना करे और एक न्यू लाइफ को शुरुआत कर सके, क्योंकि उसके पास था सुप्रीम ओवरलॉर्ड सिस्टम। फिर सीन कट के हमें वो सिटी का सिटी लॉर्ड के मेंशन में दिखाते हैं, जहाँ पर सिटी लॉर्ड कहता है, मेरे पास तुम्हारे लिए एक बहुत ही बुरी खबर है। तुम्हारे फादर साल्विन ओरलैंडो पिछले हफ्ते गुजर चुके हैं और अभी का ओरलैंडो फैमिली का सक्सेसर तुम्हारा हाफ ब्रदर विंगर ओरलैंडो है। लेकिन वो तुम्हें हमेशा एक कांटे की तरह देखता है, कहीं तुम उसके जगह न ले लो। और इस सीरीज का मेन प्रोटेगनिस्ट जिसका नाम रिचर्ड ओरलैंडो है, वो बहुत ही सीधे सीधे पूछता है, आखिरकार तुम कहना क्या चाहते हो। फिर वो सिटी लॉर्ड भी कह देता है, तुम्हें अपनी ओरलैंडो स्टेटस को गिव अप करना चाहिए। अगर तुम इस बात से एग्री कर जाते हो तो फिर तुम्हारा हाफ ब्रदर विंगर तुम्हें 500 गोल्ड कॉइन देगा तुम्हारा खुद का टेरिटरी को एक्सपैंड करने के लिए और स्टेबलाइज करने के लिए। फिर एक बॉक्स को लेकर रिचर्ड के पास लाया जाता है जिसके अंदर 500 गोल्ड कॉइन थे, और रिचर्ड ये गोल्ड कॉइन मिलने से बहुत ही खुश होता है क्योंकि वो इस गोल्ड कॉइन से अपनी न्यू लाइफ का शुरुआत कर सकता है। और इसको खुश देखकर सिटी लॉर्ड समझता है कि बात बन गई। लेकिन रिचर्ड इतनी आसानी से मानने वाला नहीं था। इसी वजह से कहता है, एक ऑरलैंडो टाइटल बहुत ही ग्लोरी और होनर का बात है, ये सबसे मोस्ट प्रीशियस आइटम है जो कि मुझे मेरे फादर ने दिया है, इसलिए मैं इतना जल्दी मानने वाला तो नहीं हूँ। और सिटी लॉर्ड उससे बोलता है, इसका मतलब तुम इसको मना कर रहे हो। लेकिन एक्चुअल में रिचर्ड थोड़ा लालची था, इसलिए कहता है 500 गोल्ड कॉइन में कुछ नहीं होगा, अगर तुम कुछ बढ़ा सकते हो तो फिर सोचा जा सकता है। और सिटी लॉर्ड को तभी समझ आ जाता है कि रिचर्ड बहुत ही लालची है, इसलिए कहता है, तो फिर ठीक है, मैं तुम्हें पूरा का पूरा 1000 गोल्ड कॉइन दूंगा। लेकिन उस गोल्ड कॉइन से तुम सिर्फ ये सिटी के अंदर ही जो खरीदना चाहते हो खरीद सकते हो, वो गोल्ड कॉइन से तुम इस सिटी के बाहर कुछ नहीं कर सकते। और रिचर्ड भी ये कंडीशन को मान जाता है और कहता है, डील डन। और मैंने ये भी सुना है यहाँ पर एक बारबेरियन का स्लेव मार्केट है, जरा तुम मुझे दिखा सकते हो क्योंकि मुझे कोई स्लेव चाहिए था। और सिटी लॉर्ड भी कहता है, हाँ ये एक अच्छा आइडिया है, तुम अपने आर्मी के लिए कुछ बारबेरियन स्लेव को खरीद सकते हो। लेकिन क्या तुम श्योर हो तुम ये 1000 गोल्ड कॉइन से बारबेरियन को खरीदना चाहते हो? क्योंकि हमेशा से ही वो किसी के बात को नहीं मानते और बहुत ही जिद्दी होते हैं, वो तुम्हारे कंट्रोल में भी नहीं आएंगे। इसलिए मैं तुम्हें पहले ही वार्निंग दे रहा हूँ, वो सभी बारबेरियन बहुत ही फेमस है इसी वजह से। बट रिचर्ड डिसाइड कर चुका था, इसलिए कहता है, इसी वजह से ही मैं उन सभी को लेना चाहता हूँ, उनके इस एटीट्यूड की वजह से। फिर सिटी लॉर्ड अपना एक बंदे को कहता है, वहां पर जाके टोटल 50 बारबेरियन को खरीद लो। एक बारबेरियन का दाम 20 गोल्ड कॉइन होगा और 1000 गोल्ड कॉइन से 50 बारबेरियन आ जाएंगे। और वो बंदा भी रिचर्ड को कहता है, प्लीज मेरे पीछे भी चाहिए, मैं आपको स्लेव मार्केट दिखाता हूँ। और रिचर्ड मन ही मन सोच रहा था, ग्रेट, मेरा प्लानिंग का फर्स्ट स्टेप सक्सेसफुल रहा, अभी मैं अपने टेरिटरी को एक्सपांड कर सकता हूँ। और वहां पर बैठे बैठे सिटी लॉर्ड सोच रहा था, ये रिचर्ड कोई नॉर्मल बंदा नहीं है, उसके अंदर कुछ स्पेशल चीज तो है। फिर वो दोनों स्लेव मार्केट निकल जाते हैं और वो गाड़ी में जाता है। रिचर्ड सोच रहा था, मुझे ये वर्ल्ड में आते हुए 10 साल बीत चुका है, लेकिन मैं अभी भी अपने मॉडर्न वर्ल्ड को बहुत ही मिस करता हूँ। और उसके साथ बैठा हुआ पर्सन उसे पूछता है, आखिरकार आप इतना गौर से क्या सोच रहे हो? और रिचर्ड कहता है, कुछ नहीं, बस मैं मेरे होम टाउन की बात सोच रहा था। फिर वो बताता है, ये बॉडी का जो होस्ट है उसे मार मार के मरवा दिया गया और उसके बाद से ही मैं ये बॉडी में एंटर हो गया। मुझे ये भी नहीं पता मैं ये वर्ल्ड में कैसे आया और इसी के बॉडी में मैं कैसे एंटर हो पाया। लेकिन मुझे तभी ओवरलॉर्ड सिस्टम भी मिल जाता है जो कि मुझे कॉम्बैट फाइट और बैटल एक्सपीरियंस देता है। और मैं हमेशा से चाहता था कि मैं एक ऐसी पोजीशन में आ जाऊं जहां पर मैं नाइट बन सकूं, लेकिन मैं ये कभी नहीं सोचा था
यह बॉडी का असली ओनर का रेपुटेशन इतना गिरा हुआ होगा, क्योंकि ओरलैंडो फैमिली में सभी लोग मुझे एक धप्पा मानते हैं, जिसके वजह से ओरलैंडो फैमिली का रेपुटेशन नीचे गिर जा रहा है। मैं सिर्फ वो फैमिली में कैद होके रह चुका था, मेरे पास कुछ ऑप्शन भी नहीं था। लेकिन एक दिन मुझे फाइनली परमिशन मिल गया बाहर जाके थोड़ा घूमने के लिए, और तभी से मैं भाग के यहाँ पर आ गया। फिर प्रेजेंट में वो स्लेव मार्केट में पहुंच चुके थे, जहाँ पर बारबेरियन को पाला जाता है। और रिचार्डो के पास एक सेलर भी आता है, जिसको रिचार्डो कहता है, मैंने सुना है तुमने कुछ हाईलैंड के बारबेरियन को पकड़ के यहाँ पर रखा है। और वो सेलर कहता है, आपने सही सुना है और आप सही जगह में भी आए हो, हमारे पास एक से बढ़कर एक बारबेरियन मिल जाएगा। फिर रिचार्डो कहता है, काउंट अगस्टस मुझे यहाँ पर भेजे ताकि मैं उन बारबेरियन को खरीद सकूं, और ये सिटी लॉर्ड का नाम था। फिर कहता है, तो फिर मुझे अच्छे से अच्छी बारबेरियन को दिखाना। और उस सेलर कहती है, आप चिंता मत कीजिए, हमारे पास सबसे बेस्ट बारबेरियन मिलेंगे जो कि कॉम्बैट फाइट में हाई लेवल को छू चुके होंगे। लेकिन मैं आपको एक बात याद दिलाना चाहती हूँ, उन लोगों के बीच में बहुत ही फाइट होता है, इसलिए उन सभी का मेडिकल बिल बहुत ही ज्यादा होता है। मैं तो सिर्फ आपको इतना ही कह सकती हूँ, संभल के रहना, क्योंकि आप बहुत ही वीक हो। अगर आप उन सभी को लेके जाओगे तो फिर वो कभी भी आपको मार के भाग सकते हैं। और जाते जाते रिचार्डो आसपास भी देख रहा था, जहाँ पर बहुत ही अलग अलग तरीके का जानवर को कैद करके रखा गया था। और वो सेलर कहती है, यहाँ पर आपको जो मगरमच्छ दिख रहा है वो बारबेरियन एक ही मुक्के में ये मगरमच्छ को मार के खा सकते हैं। फिर रिचार्ड भी वहां पर बैठ जाता है और कहता है, बहुत ही अच्छा, वो अपने फूड को खुद ही ढूंढ सकते हैं। अगर मैं उनको एक लेसन सिखा दूं तो फिर वो मेरे बात को अच्छे से मानेंगे। और सेलर ये बात को सुन के हैरान हो जाती है और कहती है, आप ऐसी बात मत कीजिए, अगर आप उन सभी के साथ फाइट करने जाओगे तो फिर वो आपको मार भी सकते हैं, क्योंकि एक बार वो एक जंगली सुअर को भी 2 से 3 पंच में मार चुके थे। और वो सेलर का अभी तक पसीना आ चुका था ये बात को सुन के, और यही सोच रहा था जरूर से ये अपने सही दिमाग पर नहीं होगा। लेकिन रिचर्ड उसे शांत करवाता है और कहता है, तुम चिंता मत करो, मैं संभाल लूंगा। और सोच रहा था, जितना ये लोग स्ट्रांग होंगे उतना ही मेरे लिए अच्छा होगा। और ये बात मेंशन करने की जरूरत ही नहीं है, मेरे पास मेरा ट्रम्प कार्ड द लॉर्ड सिस्टम है, जहाँ पर रिचर्डो का लेवल 35 था और स्ट्रेंथ एजिलिटी भी 45-35 था, जिसके वजह से उसे मामूली इंसान से एक ताकतवर इंसान बनाता है। और ये पूरा 3 साल लगातार मेहनत करा है इस रिजल्ट को पाने के लिए। अभी इसके पास एक चांस है उसकी एबिलिटी को शो ऑफ करने का। फिर आगे जाने के बाद एक स्टेज ऊपर खड़ा होकर सभी को बोलता है, सभी को गुड मॉर्निंग, मैं तुम सभी को यहाँ से ले जाने आया हूँ, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि तुम में से कोई भी स्लेव बनना नहीं मानेगा, तो फिर तुम में से कोई मेरे साथ आके लड़ाई कर सकता है। अगर तुम लोग जीत जाते हो तो फिर तुम सभी को आजाद कर दिया जाएगा, लेकिन अगर हार जाते हो तो फिर तुम लोगों को मेरे अंडर में आना पड़ेगा। और उन्हीं में से एक बारबेरियन निकल के आता है जो कि कहता है, ये मुझे बहुत ही पसंद आया आपका तरीका, और मैं आपके साथ लड़ाई करना चाहता हूँ। और ये बारबेरियन को देखकर वो सेलर और रिचार्डो के साथ जो आया था वो दोनों ही हैरान हो जाते हैं, क्योंकि बारबेरियन के बीच में ये वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट बारबेरियन था। फिर वो आते हुए कहता है, अगर तुम हार जाते हो तो फिर रोना मत। फिर वो अपना नाम बताता है जो कि था रोजेले। फिर रिचार्डो भी अपना पोजीशन में आते हुए अपना नाम बताता है, रिचार्ड। और वो सेलर इन सभी को ऊपर खड़े हुए देख रही थी, जो कि कहता है, मैं कभी बिलीव नहीं कर सकता हूँ ये यंग मास्टर वो खतरनाक बारबेरियन के साथ लड़ाई करने के लिए जा रहे हैं। और ये पर्सन का नाम है रोजेले, जो कि बारबेरियन के बीच में स्ट्रॉन्गेस्ट बारबेरियन माना जाता है। इसके हाथों से मेरे बहुत सारे स्लेव मारे गए हैं। अगर यहाँ पर यंग मास्टर की उसके साथ लड़ाई हो जाती है तो फिर मुझे नहीं लगता वो उसके सामने टिक पाएंगे, इसलिए तुम्हें जाकर यंग मास्टर को समझाना चाहिए। लेकिन वो पर्सन कहता है, मैं सिर्फ यहाँ पर उन्हें फॉलो करते हुए आया था, बाकी उनका मर्जी, वो जो करना चाहे वो कर सकते हैं, मेरा कोई भी हक नहीं बनता उनके कामों में दखल अंदाजी करने की। बट वो सेलर बहुत ही परेशान हो जाती है, क्योंकि अगर यहाँ पर रिचर्ड मर जाता है तो फिर उसका एरिना का नाम हर जगह फेमस हो जाएगा और कोई भी उसके एरिना को नहीं आना चाहेगा, और सभी लोगों को ऐसा ही लगेगा उसके पास जो स्लेब है बहुत ही बेकार है, जो कि किसी के भी बात को नहीं मानते। और सभी बारबेरियन भी खड़े खड़े हंस रहे थे रिचर्ड के ऊपर और कहते हैं, तुम एक छोटा सा बच्चा हो, क्या तुम्हें सच में लगता है रोजेले के साथ तुम लड़ाई कर सकते हो? तुम जितना भी एफर्ट ले लो तुम कभी इसके खिलाफ जीत नहीं पाओगे। फिर रोजेले रिचार्डो के सामने आते हुए कहता है, आप जरा केयरफुल रहेगा, क्योंकि मैं आपके ऊपर दया नहीं दिखाऊंगा। फिर तुरंत ही उसके ऊपर हमला कर देता है और रिचार्ड भी उसको ब्लॉक करने की कोशिश करता है, लेकिन रोजेले उसके कपड़े को पकड़कर उछाल के नीचे पटक देता है, जिसके वजह से वहीं पर ही रिचार्ड ग्राउंड में सो जाता है। और रोजेले कहता है, मैंने सोचा था तुम्हारे पास कुछ ना कुछ तो होगा, क्योंकि तुम एक बड़ी फैमिली से बिलोंग करते हो, लेकिन तुम तो बहुत ही कमजोर निकले। और बाकी के बारबेरियन भी रोजेले की तारीफ कर रहे थे और कहते हैं, तुमने तो ये एरिना के ग्राउंड को भी तोड़ दिया, जरूर से वो लॉर्ड अभी तक जिंदा नहीं होगा। और ये फाइट को देखने के बाद सेलर का बहुत ही हालत खराब हो चुका था, क्योंकि इस वजह से वो अपने एरिना को भी खो सकती है। लेकिन तभी
रिचर्ड रोजेले के पैर को पकड़ लेता है और रोजेले भी नोटिस करता है और कहता है, क्या तुम अभी तक मरे नहीं हो? और वहां पर सेलर भी बहुत ही खुश हो चुकी थी। फिर रिचर्ड कहता है, मैं ये नहीं चाहता था पहले ही हमले में मैं तुम्हें हरा दूं, इस वजह से मैं तुम्हें एक मौका दे चुका था, लेकिन तुम उस मौके का अच्छे से फायदा नहीं उठाए। अभी मेरी बारी है तुम्हारे ऊपर हमला करने की। और ऐसा कहते हुए उसे एक पंच मार देता है, जिसका वजह से रोजेले नीचे गिर जाता है। और मनी में सोच रहा था, इसका पंच बहुत ही भारी है, इसके वजह से मुझे बहुत ही दर्द भी हो रहा है। अभी रिचर्ड के बॉडी में बहुत सारे पावर आ चुका था, क्योंकि उसके सिस्टम की मदद से वो कभी भी अपने पावर को बढ़ा सकता है। 3 साल लगा के वो अपने बॉडी को बिल्डअप किया है, तो वो ऐसे कैसे एक छोटे से बार्बियन से हार सकता है, जो कि एक बच्चे वाले टेक्निक का यूज करता हो। फिर वो रोजेले को कहता है, अगर तुम कंटिन्यू करना चाहते हो तो फिर तुम कभी भी मेरे ऊपर हमला करने के लिए आ सकते हो, मैं तुम्हें एक दोबारा से मौका देना चाहता हूँ। और वो बार्बियन भी तुरंत उसके ऊपर हमला करने के लिए बढ़ जाता है, बट फिर से रिचर्ड उसके हाथ को पकड़ के उठा के दूसरी तरफ पटक देता है और कहता है, मैं फिर से जीत गया, अभी तुम क्या कहना चाहते हो? लेकिन रोजेले को अभी भी यकीन नहीं हो रहा था, वो इस बैटल में हार चुका है और उसे कह रहा था, तुम कर क्या रहे हो? ये कौन सा टेक्निक है? चलो फिर से हम बैटल करते हैं, इस बार मैं अपने पूरे ताकत को लगा के आऊंगा। और रिचर्ड भी कहता है, ओके ठीक है, लगता है तुम अभी भी नहीं माने हो, तो फिर तुम फिर से मेरे ऊपर हमला कर सकते हो। और बाकी के बार्बियन भी बातचीत कर रहे थे, आज रोजेले को हो क्या गया है, कैसे एक छोटे से बच्चे रोजेले को हरा सकता है। बस जितने बार भी वहां पर बैटल होता है, हर बार रोजेले हार जाता है और रिचर्ड उसके खिलाफ जीते ही जा रहा था। फिर हराने के बाद उसे कहता है, क्या तुम अभी भी नहीं मानते कि तुम हार चुके हो? लेकिन रोजेले इतना मार खाने के बाद भी वो बहुत ही मुश्किल से खड़े हो पाता है और कहता है, मैं फिर से मैच करना चाहता हूँ। बट बाकी के बार्बियन रोजेले को कह रहे थे, तुम अभी गिव अप कर सकते हो, क्योंकि 10 बार बैटल हो चुका है और 10 के 10 बार तुम उसके खिलाफ जीत नहीं पाए हो। और रोजेले को भी यकीन नहीं हो पा रहा था, 10 बार मैच होने के बाद भी मैं सभी बार हार चुका हूँ। तभी उन बार्बियन के बीच में एक दूसरा बार्बियन निकलती है, जो कहता है, दैट्स इनफ, अभी तुम ये बैटल को बंद करो। और ये बार्बियन सभी का चीफ था और वो कहता है, मैं उसके साथ लड़ाई करूंगी, अगर वो मुझे हरा देता है तो फिर हम सभी उसके अंडर में आ जाएंगे। अभी सभी बार्बियन को लग रहा था, हमारा चीफ रिचर्ड से जीत जाएंगे, क्योंकि हम सभी में से सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट हमारा चीफ ही है। अगर वो हार जाते हैं तो फिर हम में से कोई नहीं है जो कि रिचर्ड का मुकाबला कर सकता है। फिर रिचर्ड कहता है, क्या तुम्हें सच में लगता है तुम्हारे पास पावर है जो कि तुम डिसाइड कर सको? लेकिन वो सामने से चीफ कहती है, तो फिर मुझे सिर्फ तुम्हें नॉकडाउन करना है। ऑलराइट, फिर उसके बाद हम सभी लोग फ्री हो जाएंगे, लेकिन तुम्हें एक बात ध्यान देना पड़ेगा, तुम जो बोले हो उसको करके दिखाना, बाद में अपने बातों से मुकर मत जाना। और रिचर्ड भी कहता है, मैं एक नोबेल हूँ और नोबेल जो बोलता है वो करता है। और चीफ भी बहुत तेजी की स्पीड से लड़ाई स्टार्ट कर देता है और इसका स्पीड देखकर थोड़ी समय के लिए रिचर्ड भी चौंक जाता है और सोच रहा था, ये तो फास्ट है। फिर अपने सिस्टम में डिटेक्ट करता है, फिर उसे पता चलता है ये एक हीरो है और इसका नाम है गंथर। फिर उसके मुक्के को रिचर्ड अपने 2 हाथों से ब्लॉक करता है, लेकिन फिर भी वो कुछ दूर घिसरते हुए चला जाता है पीछे और सोचता है, सिस्टम मेरे सामने पॉपअप कर दिया, इसी वजह से मैं ठीक से देख नहीं पाया उसके अटैक को, लेकिन मैं ये एक्सपेक्ट नहीं किया था इस जगह पर मुझे एक हीरो मिल जाएगा। फिर देखते हैं इस हीरो का पावर कितना है, मैं भी देखना चाहता हूँ, क्योंकि ये मेरा फर्स्ट टाइम है हीरो के साथ फाइट करना। हीरो चीफ कूद जाता है ऊपर रिचर्ड के ऊपर हमला करने के लिए और कहती है, ह्यूमन तुम डिस्ट्रैक्ट मत हो फाइट के समय, नहीं तो मारे जाओगे। लेकिन उसके हमले से रिचर्ड बहुत ही करीब से डॉज करता है, बट उसका हमला इतना पावरफुल था कि पूरा जमीन टूट ही जाता है और सभी बार्बियन अपने चीफ के लिए चीयर भी कर रहे थे। एरिना टूटने की वजह से ऊपर सेलर को तो बहुत ही चिंता हो रही थी और उसके साइड में जो रिचर्ड के साथ आया था वो सोच रहा था, ये बार्बियन चीफ सरप्राइजिंगली बहुत ही पावरफुल है और मुझे ऐसा लगता है कि रिचर्ड इस समय बहुत ही बड़ी मुसीबत में पड़ चुका है। फिर वो चीफ नीचे से एक जमीन का टुकड़ा उठा रहा है ताकि वो पत्थर से रिचर्ड के ऊपर हमला कर सके और सभी बार्बियन भी चीयर कर रहे थे और कह रहे थे, वो नोबेल को किल करो, कोई भी हमारे चीफ का मैच नहीं कर सकता, क्योंकि चीफ के पास फिजिकल पावर बहुत ही ज्यादा है। और वो लड़की पत्थर लेके रिचर्ड के ऊपर फेंक देती है और वो पत्थर रिचर्ड के बहुत ही करीब आ चुका था और वहां पर एक धमाका भी होता है, जैसे कि लगता है कि रिचर्ड वो पत्थर के नीचे दब के मारा गया। और वहां पर नीचे वो सेलर भी आ चुकी थी, जो कहते हैं, नहीं यंग मास्टर वो पत्थर के नीचे आ चुके हैं और मेरा एरिना भी डिस्ट्रॉय हो चुका है, मेरा इस बार बहुत ही बड़ा नुकसान हो चुका है। और सभी बार्बियन बहुत ही खुश हो रहे थे क्योंकि फाइनली वो लोग फ्री होने वाले थे। और रोजेले जो कि रिचर्ड के साथ पहले फाइट किया था, वो कहता है, जो भी कहो वो रिचर्ड ताकतवर तो है लेकिन हमारे चीफ से ज्यादा नहीं। लेकिन तभी दिखाया जाता है वो पत्थर के नीचे से रिचर्ड को निकलते हुए और वो पत्थर को उठाने की वजह से ऊपर खड़े हुए चीफ को महसूस हो जाता है और वो भी हैरान था पूरा। फिर हमें रिचर्ड को दिखाता है जो कह रहा था, मुझे
तुम्हारे जैसे लोग बहुत ही पसंद है, इसलिए मुझे तुम ही चाहिए मेरे स्लेव की तरह। और सभी बारबेरियन भी बहुत ही हैरान थे इसको जिंदा देखकर। चीफ भी और भी ज्यादा एक्साइटेड होते कहता है, इंटरेस्टिंग, तो फिर चलो हमारे फाइट को कंटिन्यू करते हैं। और रिचर्ड कहता है, एक बारबेरियन चीफ होने के नाते तुम्हारे पास बहुत ही ब्रूटल फोर्स तो है, लेकिन इतना नहीं जो कि मेरे खिलाफ जीत सकते हो। और ऐसा कह ही रहा था, उसके पीछे चीफ आ जाता है और अपने हाथों के चेन से उसके गर्दन को पकड़ के नीचे पटक देता है और कहता है, अभी हार मान जाओ, नहीं तो अगर मैं चेन को और ज्यादा खींचूंगा तो फिर तुम्हारा गर्दन अलग भी हो सकता है। लेकिन रिचर्ड कहता है, क्या तुम श्योर हो? तुम मुझे पकड़ चुके हो, लेकिन असल में मैं तुम्हें मुझे पकड़ने दिया। और ऐसा कहते हुए वो चेन को अपने हाथों से ही तोड़ देता है। और बारबेरियन लोग यकीन ही नहीं कर सकते थे वो अपने हाथों से वो चेन को तोड़ दिया, क्योंकि वो चेन कोई नॉर्मल चेन नहीं था। बहुत ही बड़े क्राफ्टमैन ने बनाया था इस चेन को, खास करके हमारे चीफ को बंदी बना के रखने के लिए। और इस चेन से ट्रोल को भी बंदी बना के रखते हैं। और खुद चीफ भी बहुत ही शौक में था और सोच रहा था, ये चेन मुझे बहुत सालों तक ट्रैप करके यहाँ पर रखा है, लेकिन ये इतना आसानी से अपने खाली हाथों से ये चेन को ऐसे तोड़ दिया जैसे कि ये उसके लिए कुछ भी नहीं था। फिर रिचर्ड खड़े होते हुए कहता है, तुम फास्ट हो, स्ट्रांग हो और तुम्हारे पास स्ट्रैटेजी भी है। आई लाइक इट। तुम मेरे सबऑर्डिनेट बनने के लायक हो। फिर तभी वो चीफ को समझ आती है कि रिचर्ड अभी तक अपने फुल पावर का यूज नहीं कर रहा था। आखिरकार ये किस तरह का मॉन्स्टर है। इसलिए गुस्से होते हुए रिचर्ड को कहती है, तुम सीरियसली मेरे साथ बैटलफील्ड में फाइट नहीं कर रहे हो? अगर मेरे प्रति कुछ रिस्पेक्ट है तो फिर तुम तुम्हारा फुल स्ट्रेंथ लगा के मेरे साथ फाइट करो, नहीं तो मैं तुम्हारे आगे अपने आप को सबमिट नहीं करूंगी। और रिचर्ड कहता है, तुम चेन से बांधे गए थे, तुम भी तुम्हारा फुल स्ट्रेंथ को यूज नहीं कर रहे थे, इसी वजह से मैं तुम्हारे ऊपर बहुत नरमी से पेश आ रहा था। लेकिन अभी रियल बैटल स्टार्ट होता है। और ऐसा कहते हुए अपना एक पंच लेके उसके तरफ बढ़ जाता है मारने के लिए। और जैसे ही उसको हिट करता है वो चीप उसके अटैक को ब्लॉक तो कर देता है, लेकिन वो भी पीछे चला जाता है। बट यहीं पर ही नहीं रुकता रिचर्ड, बल्कि उसके ऊपर कूद के हमला करता है। लेकिन वो चीफ उसके हमले को देख लेता है और उसके हमले से डॉज कर लेता है। और रिचर्ड का ऐसा फॉर्म देखकर सभी बारबेरियन भी हैरान थे और कह रहे थे, ये तो हमारे चीफ से भी बहुत ही फास्ट है और पावरफुल है। फिर फाइट में दिखाते हैं जहाँ पर चीफ को कुछ समझ नहीं आ रहा था और तभी अचानक से उसके तरफ एक हाथ आगे आता है और उसके गर्दन को पकड़ के और रिचर्ड नीचे गिरा देता है। उसके वजह से वो चीफ हिल भी नहीं सकती थी और उसे पता चल चुकी थी कि वो अभी जीत नहीं सकती, इसलिए वो हार मान जाता है और कहती है, मैं हार मानती हूँ, तो फिर हमारा बैटल यहीं पर ही खत्म कर सकते हैं। लेकिन अगर तुम्हें रिवेंज लेना है जो कि मैं तुम्हारे साथ किया, मानने की कोशिश की, तो फिर तुम मेरे साथ रिवेंज ले सकते हो, मैं कुछ नहीं कहूंगी। और रिचर्ड को देखते हुए ऐसा भी लग रहा था वो उसको अभी मारने वाला है। और वो चिप भी अपने आंखें को बंद कर देती है, लेकिन कुछ समय बाद पता चलता है रिचर्ड उसके हाथों में लगे हुए जंजीरों को तोड़ देता है। और थोड़ी समय के लिए चिप भी बहुत ही कंफ्यूज थी, क्योंकि उसे लग रहा था रिचर्ड उसे मारने वाला था। बट रिचर्ड कहता है, तुम्हारे पास अभी दो ऑप्शन है, फर्स्ट, तुम सभी में से जो भी मुझे चैलेंज करना चाहता है वो आ सकता है आगे, और हारने पर वही रूल अप्लाई होगा, मुझे फॉलो करना पड़ेगा। लेकिन सेकंड ऑप्शन, तुम अभी हार मान के मुझे फॉलो कर सकते हो, मैं तुम सभी को लीड करूंगा और तुम सभी को और भी स्ट्रॉन्गर बनाऊंगा। और ऐसा कहते हुए चीफ की तरफ हाथ आगे बढ़ता है और चीफ भी उसके ये कंडीशन को मान जाता है और कहता है, ओके ठीक है फिर। और खड़ा होकर सभी बारबेरियन को ऑर्डर देता है, यहाँ पर जितने भी बारबेरियन है सभी लोग मेरे ऑर्डर को फॉलो करो, आज से मैं मेरे चीफ के पद से रिजाइन करता हूँ और हमारा अभी से चीफ रिचर्ड होगा। और रिचर्ड भी भाषण देते हुए कहता है, मैं रिचर्ड ऑरलैंडो एक दिन सुप्रीम लॉर्ड बनूंगा और तुम सभी को लीड करके साथ में दुनिया के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट आर्मी बनाऊंगा। और कुछ समय के लिए बारबेरियन आपस में देखते हैं, फिर डिसाइड करने के बाद वो भी मान जाते हैं रिचर्ड को फॉलो करने के लिए और कहते हैं, हमारी जान जब तक है हम आपके साथ हैं। और पीछे खड़े हुए सेलर भी बहुत ही कंफ्यूज थे, क्योंकि उसे तो यकीन नहीं हो रहा था ये छोटा सा बच्चा उन सभी मस्कुलर बारबेरियन से जीत चुका है। और रिचर्ड के साथ जो पर्सन आया था वो भी बहुत ही रिलैक्स हो जाता है और सोच रहा था उसके फादर के बारे में, यानी साल्विन, क्योंकि साल्विन रिचर्ड को बहुत ही पसंद करता था। उसके फैमिली में ज्यादा कोई रिचर्ड को पसंद नहीं करता, लेकिन उसके फादर ही थे जो कि अभी तक उसे अपनी फैमिली में रखे हुए थे। बट फादर जाने के बाद अभी के लिए रिचर्ड को अपने फैमिली में रहना बहुत ही मुश्किल हो चुका होगा। और रिचर्ड को तभी सिस्टम से रिमाइंडर आ जाता है जहाँ पर लिखा हुआ था, हाईलैंड बारबेरियन तुम्हारे साथ ज्वाइन होना चाहते हैं और तोर हीरो गंथर वो भी तुम्हारे साथ ज्वाइन होके एक आर्मी को फॉर्म करना चाहती है। अगर तुम एग्री हो तो फिर तुम ये रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर सकते हो या फिर रिजेक्ट भी कर सकते हो। लेकिन रिचर्ड रिजेक्ट क्यों करने वाला था, इसलिए वो एक्सेप्ट कर लेता है और एग्री पर क्लिक कर देता है।
फिर रिचर्ड सभी को बताता है ये बहुत ही चाउस्टिक ब्लडी सी वर्ल्ड है जहाँ पर अगर कोई अपना टेरिटरी को स्टेबलिश करना चाहता है तो फिर उसे बहुत ही मेरिट कमाना पड़ेगा, उसे एक पहले नोबेल होना पड़ेगा, फिर नाइट होके एक लैंड को लेना पड़ेगा। बट ये सब कुछ एक नॉर्मल पर्सन के लिए एक ड्रीम के जैसा है जो कि कभी सच नहीं होने वाला। लेकिन अगर कोई ये सब कुछ कर देता है तो फिर वो अपने लिए एक न्यू लाइफ ओपन कर सकता है जहाँ पर वो अपने आप को और अपने टेरिटरी को स्ट्रॉन्गर बना सकता है। लेकिन अपने टेरिटरी को एक्सपेंशन करते हुए बहुत सारे लोग मारे भी जाते हैं। जितने भी लोग ये करने की ट्राई किए हैं उनमें से 90% से भी ज्यादा लोग मारे गए हैं क्योंकि उनके पास इतना करेज और इतना पावर नहीं था जो कि अपने टेरिटरी को संभाल सके, कभी दुश्मन के हमले से या फिर कभी अपने टेरिटरी के अंदर होने वाले लड़ाई से। बट जो भी बोलो ये एक्सपेंशन जर्नी रियली एक्साइटिंग है। मेरे पास सभी बारबेरियन का ग्रुप है इसलिए मेरे एक्सपेंशन जर्नी के पहले स्टेप को चढ़ चुका हूँ। तो रिचर्ड एक शॉप के बाहर आ जाता है और मन ही में सोच रहा था अभी इन सभी के लिए कुछ लेना पड़ेगा। और शॉप के अंदर जाने के बाद सभी बारबेरियन हैरान हो जाते हैं क्योंकि वहां पर बहुत सारे कपड़े था। ऐसा लग रहा था रिचर्ड उन सभी को एक एक कपड़े देने वाला है। और एक बारबेरियन तो आके कहता है मुझे ये ड्रेस बहुत ही अच्छा लगेगा, लेकिन उसका चीफ कहती है तुम अपने साइज को तो देख लो पहले, ये एक बच्चों का शार्ट है, ये तुम्हें फिट नहीं होगा। और वो शॉप का ओनर एक नेगान ड्राफ्ट था, वो रिचर्ड को वेलकम करते हुए कहता है मैं आपका किस तरीके से हेल्प कर सकता हूँ। और रिचर्ड उसके पास आता हुए कहता है मैं यहाँ पर मेरे लोगों के लिए कुछ इक्विपमेंट को बाय करने के लिए आया हूँ, मैंने सुना है तुम्हारे पास बहुत सारे ग्रेट वेपन भी है। और शॉप ओनर कहता है तुम सही जगह पर आए हो, रुको मैं तुम्हें वेपन दिखाता हूँ। फिर एक दीवार के पास जाकर एक सीक्रेट बटन को प्रेस करता है जिसको प्रेस करने से उसका शॉप पूरी तरह से चेंज हो जाता है। जितने भी वहां पर कपड़े थे वो सभी दीवार 180 डिग्री घूम जाते हैं और अंदर से बहुत सारे वेपन निकलते हैं। फिर रिचर्ड सभी को कहता है तुम्हें जो भी पसंद है सभी एक एक चीज उठा लो। और अपने मनपसंद से सभी लोग एक एक चीज उठा लेते हैं। और रिचर्ड वो शॉप ओनर को कहता है सभी को एक एक स्फीयर दे दो और 3 भाला दे दो जो कि फेंक सकते हैं। और शॉप ओनर कहता है एक स्फीयर और 3 थ्रोइंग स्फीयर, इसका कॉस्ट होता है 15 गोल्ड कॉइन। और तुम्हारे पास टोटल 50 लोग हैं, यानी तुम्हारा टोटल हो गया 750 गोल्ड कॉइन। बट रिचर्ड अपने पास से कुछ ही गोल्ड कॉइन को निकालते हुए कहता है मेरे पास सिर्फ इतना ही है, मैं सिर्फ इतना ही दे सकता हूँ। और शॉप ओनर इसको देखने के बाद थोड़ा निराश हो जाता है और कहता है सॉरी मैं गरीब लोगों के साथ बिजनेस नहीं करता। और वो सीक्रेट स्विच को दबा के वापस हथियार से ड्रेस ला देता है। और बारबेरियन चीफ भी कहती है बॉस अभी हम लोग क्या करेंगे। बट रिचर्ड कहता है डोंट वरी, पहले ये देखो मेरे पास क्या है, अगर मैं ये स्वॉर्ड आपको दूं तो फिर। और ये स्वॉर्ड को देखने के बाद तुरंत ही वो शॉप ओनर पहचान लेता है क्योंकि ये स्वॉर्ड था ड्रैगन स्लेयर स्वॉर्ड। ये बहुत ही इनक्रेडिबल स्वॉर्ड है। ये पहली बार था शॉप ओनर का इतना खतरनाक स्वॉर्ड को देखते हुए क्योंकि ये एक लेजेंडरी वेपन था। और शॉप ओनर मन ही मन सोच रहा था अगर इसके पास एक ग्रेट स्वॉर्ड है तो फिर जरूर से ये कोई नॉर्मल फैमिली से बिलोंग नहीं करता, ये कोई बिग शॉट होगा, मेरे लिए बेटर होगा मैं इसको अफोर्ड ना करूं। रिचर्ड को कहता है ये कि वेस्ट होगा, आप इतना अच्छा स्वॉर्ड को मुझे कैसे दे सकते हो, अगर कैसा रहेगा आपके पास ये स्वॉर्ड को रखने दो और जो भी चाहिए आपको वो सब कुछ मेरे शॉप से ले सकते हो और धीरे धीरे करके आप मुझे पैसे को देते रहना। और रिचर्ड कहता है ओके फिर ठीक है, सभी लोग एक एक स्फीयर ले लो और 3 थ्रोइंग स्फीयर ले लो, उसके साथ साथ 3 लेदर का आर्मर ले लो। और शॉप ओनर कहता है लेकिन हमारे बीच में तो लेदर के आर्मर के बारे में कुछ बातचीत ही नहीं हुआ था। और रिचर्ड कहता है क्या ये स्वॉर्ड एक्स्ट्रा लेदर के आर्मर के काबिल भी नहीं है। और शॉप ओनर कुछ कह नहीं सकता उस टाइम पर। फिर उसके असिस्टेंट को बुलाता है और कहता है डोगेन तुम जाके इन सभी को वेपन को दिखा दो और जिसको जो भी चाहिए उसे दिला दो। और बारबेरियन भी बहुत ही खुश हो रहे थे। और तभी बारबेरियन चीफ रिचर्ड के पास आते हुए कहती है अभी हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होने वाला है। और रिचर्ड का नेक्स्ट स्टेप था खुद के लिए एक लैंड को ढूंढना, क्योंकि अगर उनके पास लैंड नहीं होगा तो फिर वो ऐसे ही भटकते रहेंगे। इसलिए लैंड को ढूंढते ढूंढते एक सुनसान जगह पर आ जाता है पूरे आर्मी को लेते हुए। लेकिन उनको ये नहीं पता था उनके ऊपर कोई नजर रखा हुआ है अपने टेलीस्कोप से और कह रहा था ये बहुत ही लंबा समय हो चुका है, कोई एक्सपेंशन टीम या फिर कोई मर्चेंट यहाँ पर आते हुए। और जो नजर रख रहा था वो एक गॉब्लिन का चीफ था। वो कहता है इस टाइम पर मुझे दिखाई दे रहा है ये ग्रुप अपने साथ बहुत सारे सप्लाई लेके आया है, हमारा इस बार बहुत ही फायदा होगा। और उसके साथ एक वुल्फ चीफ भी था जो कहता है उन सभी के पास जितने भी वेपन है उनमें से आधा वेपन
हमारे उल्फ को चाहिए। बट गवर्नर चीफ कहता है अभी टाइम नहीं है, अभी कुछ टाइम अभी इंतजार करना पड़ेगा। और वो उल्फ थोड़ा गुस्सा हो जाता है और कहता है हमारे पास बहुत सारे सोल्जर है, उनके मुकाबले 5 गुना ज्यादा सोल्जर है, तो फिर हम किस बात का वेट कर रहे हैं। और वो गॉब्लिन चीफ भी सोच रहा था ये उल्फ लोग बहुत ही बेवकूफ होते हैं। लेकिन गॉब्लिन अपने टेलीस्कोप से देखते हुए कहता है यहाँ पर इतना जल्दी भी क्या है, और थोड़ी देर इंतजार करने दो। जब वो पूरी तरीके से यहाँ पर आ जाते हैं तो फिर उनके लिए वापस लौटने का कोई चांस नहीं होगा और हम उनके चारों तरफ से घेर के मार सकते हैं। और वो उल्फ लोग भी मान जाते हैं और कहते हैं जब तक हमें ओपन मिलता रहेगा हम तुम्हारे बात को मानते रहेंगे। और ऐसे ही कुछ टाइम बाद बारबेरियन चीफ को एहसास हो जाता है। इस वजह से रिचर्ड को कहता है बॉस ऐसा लगता है कि हमारे पीछे पीछे कोई है जो कि हमें लूटना चाहता है। लेकिन रिचर्ड इसके बारे में पहले से जानता था और कहता है मुझे पता है, तुम्हें कहने की जरूरत नहीं है। और वो चीफ कहती है कि आपके पास पहले से एक प्लान है। रिचर्ड सभी को ऑर्डर देता है और कहता है सभी लोग एक सर्कल में खड़े हो जाओ और सर्कल के अंदर हमारे पास जितने भी खाना और पैसा वैल्यूएबल चीज है उसको डिफेंड करो, क्योंकि कुछ ही समय के अंदर हमारे ऊपर अटैक होने वाला है, इसलिए फाइट के लिए रेडी हो जाओ। और बारबेरियन चीफ को बुलाते हुए कहता है तुम मेरे पास हो, तुम्हारे लिए कुछ इंस्ट्रक्शन है जो कि तुम्हें निभाना पड़ेगा। फिर अपने पकड़ से एक बोरी निकल कर वो बारबेरियन चीफ को दे देता है, जिस बोरी के अंदर एक मोती के जैसा बहुत सारे था। और वो चीफ समझ नहीं पा रहा था इससे वो क्या करना चाहता है। रिचर्ड उन सभी को एक्सप्लेन करता है ये एक अलग तरीके का एलिक्जर है जिसको खाने के बाद लोग और भी स्ट्रांग हो सकते हैं, इस वजह से तुम सभी लोग इसको खा लो जितना जल्दी हो सके और बैटल के लिए प्रिपेयर हो जाओ। और उनमें से एक बारबेरियन कहता है क्या सच में इसको खाने से मेरा पावर इंक्रीज हो सकता है। और उसके पास रिचर्ड आते हुए कहता है क्या तुम मेरे बात के ऊपर ट्रस्ट नहीं करते। और वो भी कहता है हाँ आप तो हमारे चीफ हो इसलिए मैं सभी बात के ऊपर यकीन करता हूँ। बट असल में ये तो एक झूठ था जो कि रिचर्ड को मालूम था, क्योंकि उसे एक बहाना चाहिए था। अगर वो ऐसे ही अपने सिस्टम की मदद से उन सभी का लेवल अप कर देता तो फिर उन सभी को शक हो जाता इतना जल्दी और अचानक से उनका लेवल अप कैसे हो सकता है। इससे रिचर्ड उन सभी को बेवकूफ बनाने के लिए एक स्नैक्स देकर एलिक्जर बता दिया और उसके सिस्टम में जितने भी बारबेरियन थे उन सभी का लेवल को दिखाई दे रहा था और ज्यादा से ज्यादा बारबेरियन लेवल 3 पर थे। और ये सभी लोग सोल्जर की कैटेगरी में आते हैं, बट वहां पर एक और कैटेगरी था हीरो कैटेगरी। अभी सिर्फ रिचर्ड के अंदर में एक ही हीरो था और वो था गंथर। ये सिर्फ एक ही हीरो है जो कि अभी तक रिचर्ड कलेक्ट कर पाया है। अभी बैटल होते समय ये सभी बारबेरियन को बहुत सारे एक्सपीरियंस मिलेगा और वो सभी एक्सपीरियंस पॉइंट मेरे सिस्टम में आते रहेंगे और जितने मेरे पास एक्सपी पॉइंट होगा मैं उससे उन सभी का लेवल अप कर सकता हूँ, क्योंकि मेरे पास एक पावरफुल सिस्टम है जिससे मैं बहुत जल्दी उन सभी का लेवल अप करके ताकतवर बना सकता हूँ। इसी वजह से मैं ये खाने को एक जरिए के जैसा इस्तेमाल करूंगा, क्योंकि ये है पावर ऑफ एलिक्जर। और जो गॉब्लिन चीफ रिचर्ड के ग्रुप के ऊपर नजर रखे रहे थे वो लोग बात करते हैं यहाँ पर अचानक से वो लोग रुक क्यों गए। और उल्फ चीफ कहता है अभी टाइम आ चुका है उनके ऊपर हमला करने का, अभी ये सभी इडियट लोग मेरे हाथों से मारे जाएंगे। लेकिन अभी भी गॉब्लिन चीफ उनको रोकते हुए कहता है तुम किस बात के लिए एक्साइटेड हो रहे हो, कुछ समय के लिए वेट कर लो, मुझे पहले चेक करने दो। और वो उल्फ गॉब्लिन को कहता है क्या हुआ, तुम्हें क्या हो गया, क्या तुम्हें डर लग रहा है। लेकिन गॉब्लिन कहता है डर, और वो भी मुझे, ऐसा कभी नहीं हो सकता। मुझे लगता है कि वो लोग हमें नोटिस कर चुके हैं और हमारे पास जितने सोल्जर्स है उसको देख के डर चुके हैं और सरेंडर करना चाहते हैं, इसलिए चलो हम सभी उनके ग्रुप को लूटते हैं, वो सरेंडर करे या फिर ना करे, अभी ये वार छिड़ चुका है। और रिचर्ड भी अपने ग्रुप को कहता है वो लोग आने वाले हैं इसलिए बैटल के लिए प्रिपेयर हो जाओ। और जितने भी उल्फ मॉन्स्टर थे उनको उनके चीफ कहता है अगर किसी को न्यू वेपन चाहिए तो फिर जाओ उन सभी को मारो और उनसे न्यू वेपन को छीन लो। और गॉब्लिन के पास बहुत सारे ट्रोल भी थे जो कि गॉब्लिन से 100 गुने ज्यादा ताकतवर होते हैं और पूरा आर्मी और रिचर्ड के ग्रुप की तरफ बढ़ जाता है हमला करने के लिए। लेकिन रिचर्ड भी अपने पास जो स्पीयर था उसको पकड़ के अटैक करने के लिए रेडी था और कहता है कॉमन अभी देखते हैं कौन ये वार को जीतता है। ऐसा कहते हुए अपने भाले को उनकी तरफ छोड़ देता है, जो भाला डायरेक्टली जाके वो गॉब्लिन के चीफ को लगने वाला था। लेकिन वो भाले से आसानी से अपने हाथों से डॉज कर लेता है, क्योंकि उसके हाथों में एक मजबूत आर्मर था और वह भाला आर्मर से टकराते ही वहीं पर ही टूट जाता है और दूसरे गॉब्लिन को लगता है, जिससे उसका स्पॉट डेथ हो जाता है। फिर गॉब्लिन चीफ कहता है मैं मानता हूँ तुम स्ट्रॉन्ग तो हो लेकिन इतना नहीं जो कि मुझे हरा सकते हो, क्योंकि मिलिट्री स्ट्रेंथ के मामले में हम तुमसे बहुत ही ज्यादा है, इसलिए हम लोग को डरने की जरूरत नहीं है। और सभी लोग वार करने के लिए सामने की तरफ कूद जाते हैं।
और बारबेरियन लोग अपने आगे इतने मात्रा में मॉन्स्टर की तादाद को देखकर थोड़ा डर चुके थे। उनके पास कॉन्फिडेंस नहीं था कि वो लोग जीत सकते हैं या फिर नहीं। वो लोग जानते थे हम लोग स्ट्रांग तो है, लेकिन क्या हम लोग इतने सारे मॉन्स्टर के साथ लड़ाई भी कर सकते हैं? और तभी वो लड़ाई स्टार्ट हो जाता है, बहुत सारे वुल्फ और गॉब्लिन वर्सेस बारबेरियन का। लेकिन वहां पर ट्रोल भी थे, जो कि एक एक ट्रोल बहुत सारे बारबेरियन को अकेले ही संभाल सकते हैं। और रिचर्ड का ग्रुप बहुत ही कमजोर पड़ रहा था, क्योंकि उन सभी को चारों तरफ से घेरा हुआ था। अभी सभी बारबेरियन अकेला पड़ चुके थे। वो लोग ज्यादा से ज्यादा एक या फिर दो को मार सकते हैं, लेकिन उनके सामने हजारों की तादाद पर मॉन्स्टर थे, इसलिए उनका एक एक करके शिकार होने लगा। लेकिन वहां पर कुछ बारबेरियन भी थे जो कि मॉन्स्टर को मार रहे थे। और ये सब कुछ बारबेरियन चीफ देखकर रिचर्ड को बोलता है, बॉस अभी हम क्या करें? ऐसा लगता है कि हमारे पास नंबरों का डिसएडवांटेज है। लेकिन रिचर्ड एक घोड़ा गाड़ी के ऊपर चढ़ जाता है और कहता है, गंथर मुझे थ्रोइंग स्पेयर दो, मैं निशान लगाना चाहता हूँ। और चीफ भी एक थ्रोइंग स्पेयर दे देता है, लेकिन ये आपके लिए इम्पॉसिबल होगा उन सभी को एक साथ मार पाना। पर रिचर्ड कहता है, किसने कहा मैं सभी को मारने वाला हूँ? जो जो ताकतवर है मैं सिर्फ उनको ही निशान लगाऊंगा, और एक बार टारगेट मिलने पर मैं हमला कर सकता हूँ। लेकिन उससे पहले वो स्पीयर को अपने गाड़ी के ऊपर सरफेस से थोड़ा घिस देता है, जिसके वजह से वो स्पीयर के आगे आग लग जाता है। और ये पहली बार था जहाँ पर बारबेरियन का चीफ इस टेक्निक को देख रहा था। फिर उसी स्पीयर से रिचर्ड निशाना लगा के एक ट्रोल के ऊपर छोड़ देता है, जो स्पीयर डायरेक्टली जगह ट्रोल के सर को फाड़ देता है, और वहीं पर उसका स्पॉट डेथ हो जाता है। और इतने बड़े ट्रोल का डेथ को देखकर बाकी मॉन्स्टर भी थोड़ा घबरा जाता है। जो भी कमजोर दिल के उल्फ थे या फिर गॉब्लिन थे, वो लोग भागने लगते हैं पीछे। और उल्फ का चीफ वो उन सभी को रोक रहा था और कह रहा था, तुम लोग भागो मत, वापस आओ। लेकिन उससे भी इम्पॉसिबल लग रहा था। एक थ्रोइंग स्पीयर से एक ट्रोल को मार पाना बहुत ही मुश्किल है। और रिचर्ड सभी को कह रहा था, अभी एक ट्रोल जा चुका है, अभी सिर्फ कुछ ही ताकतवर लोग बाकी है, हम आसानी से जीत सकते हैं। और रिचर्ड का इसी एक्शन की वजह से बहुत सारे बारबेरियन को कॉन्फिडेंस मिल जाता है और कहते हैं, हमारा बॉस एक ही हमले में एक ट्रोल को मार चुके हैं, ये लोग इतने भी ताकतवर नहीं है जितना हम लोग सोच रहे थे, इसलिए हम इस वार को जीत सकते हैं। कॉन्फिडेंस आने की वजह से सभी बारबेरियन अपने फुल पोटेंशियल से लड़ाई करते हैं। लेकिन एक बारबेरियन के पीछे उल्फ का चीफ आ जाता है उसके ऊपर हमला करने के लिए। और वो बारबेरियन जब तक नोटिस किया होता तब तक बहुत ही लेट हो चुका था, क्योंकि वो उस अटैक को ब्लॉक नहीं कर सकता। लेकिन तभी दिखाते हैं वो उल्फ चीफ के सीने में एक भाला घुस जाता है, जो कि रिचर्ड ने फेंका हुआ था। और वो बारबेरियन भी बहुत इमोशनल हो जाता है और कहता है, मेरे लॉर्ड ने आज मुझे बचाया, मैं कसम खाता हूँ मैं हमेशा मेरे लॉर्ड का हिफाजत करूंगा। फिर रिचर्ड अपने तलवार को निकालते हुए कहता है, अभी उनका लीडर मर चुके हैं, अभी सिर्फ कुछ ही सोल्जर बाकी है, इसलिए अभी अटैक करो उन सभी के ऊपर। और ऐसे ही सभी बारबेरियन सोल्जर मॉन्स्टर के ऊपर हावी होने लगते हैं। अभी बारबेरियन के पास थोड़ा एडवांटेज आ चुका था। बारबेरियन चीफ भी बहुत इंप्रेस हो जाती है और कहती है, तो फिर आप सिर्फ उनके चीफ को एम कर रहे थे, क्योंकि एक बार चीफ मरने के बाद बाकी सब सोल्जरों का फाइटिंग स्पिरिट कम हो जाता है। और रिचर्ड उन सभी को कहता है, जब तक एक गैंग का लीडर खत्म नहीं होता तो फिर वो गैंग कभी खत्म नहीं हो सकता। अगर तुम्हें पूरे के पूरे गैंग को खत्म ही करना है तो फिर तुम्हें उन सभी के लीडर को एम करना पड़ेगा। लेकिन मेरे ऑब्जर्वेशन के हिसाब से यहाँ पर एक और लीडर है जो कि हमें खत्म करना बाकी है, क्योंकि वहाँ पर अभी तक गॉब्लिन का लीडर बचा हुआ था, जो कि बैटलफील्ड में आते हुए कहता है, तुम लोग सिर्फ मामूली से ह्यूमन हो, तुम हमारा कुछ नहीं कर सकते। अभी तुम जितने भी लोग को मारे हो वो लोग बहुत ही कमजोर थे, लेकिन तुम्हें अगर असली में लड़ाई करना है तो फिर नीचे आओ और मेरे साथ लड़ाई करो। और रिचर्ड ऊपर खड़े हुए वो गॉब्लिन चीफ को कहता है, लगता है कि तुम ही हो ये सभी गॉब्लिन का चीफ, और ये सभी अटैक तुम्हारे द्वारा प्लान किया है ना? तुम ही इन सभी के पीछे मास्टरमाइंड हो। लेकिन तुम्हें ये डर नहीं है, अगर तुम हमारे से लड़ाई करते हो और जीत भी जाते हो तो भी तुम्हें बहुत ही बड़ा नुकसान हो जाएगा, और आसपास के पावरफुल फोर्स आके तुम्हारे ऊपर कब्जा कर सकते हैं। लेकिन वो गॉब्लिन कहता है, आसपास के फोर्स तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ से सबसे जो करीब फोर्स है वो है गाउसान फॉरेस्ट, कुछ ही किलोमीटर के अंदर ईस्ट के साइड में। वो प्लेस में डॉग मॉन्स्टर रहते हैं, लेकिन वो कभी भी बाहर नहीं आते हमला करने के लिए, और हम भी उनके ऊपर हमला नहीं करते क्योंकि उनका डिफेंस बहुत ही हार्ड है। लेकिन उन सभी का अटैक पावर बहुत ही कमजोर है। अगर वो यहाँ पर आ भी जाते हैं अटैक करने के लिए तो भी हम आसानी से उनके ऊपर हावी हो सकते हैं। और रिचर्ड कहता है, थैंक यू तुम्हारे इतना इन्फॉर्मेशन के लिए, तुमने ये सब बोल के मेरे ऊपर बहुत ही बड़े एहसान किए हो, और इसी एहसान को चुकाने के लिए मैं तुम्हें एक पेनलेस डेथ दूंगा, और तुम्हारी डेथ मेरा ये लेजेंडरी ड्रैगन स्लेयर स्वॉर्ड से होगा। ये तुम्हारे लिए एक होनर का बात होगा। और वो गॉब्लिन भी अपने पोजीशन में आ जाता है, बैटल पोजीशन में। लेकिन रिचर्ड एक ही सेकंड के अंदर वहां से गायब होके वो गॉब्लिन के पीछे आ जाता है, और वो गॉब्लिन का बीच में से दो हिस्सा हो जाता है, और ये अटैक कब हुआ उससे भी नहीं पता चला, और वहीं पर ही गॉब्लिन चीफ मारा जाता है। गॉब्लिन चीफ को मरते हुए देखकर सभी गॉब्लिन और भी
डर जाते हैं और कहते हैं इनका लीडर तो मॉन्स्टर है, मॉन्स्टर हमसे भी ज्यादा पावरफुल है, अभी हम सभी को यहाँ से भागना चाहिए। लेकिन बारबेरियन का चीफ कहती है उन सभी में से किसी को भी भागने मत दो, सभी लोग उनके ऊपर एक साथ अटैक कर लो। और बारबेरियन लोग भी उनके चारों तरफ से अटैक करते हैं। तभी कुछ ही समय के अंदर रिचर्ड को अपने सिस्टम से रिमाइंडर आता है जो कि बोल रहा था तुम्हारे ग्रुप में जितने भी लेवल 3 के बारबेरियन लोग हैं उनको अपग्रेड करके लेवल 4 में कर दिया गया है। और रिचर्ड भी इसको देख के थोड़ा खुश था। गॉब्लिन के पास जितने भी वेपन था बारबेरियन लोग उन सभी को मार के उनके वेपन को लूट देते हैं। और तभी उनको महसूस भी होता है कि वो एलिक्सियर की वजह से उनको अभी थोड़ा स्ट्रांग महसूस हो रहा है। फिर कुछ बारबेरियन 2 ट्रोल को बंदी बना के लेके आते हैं रिचर्ड को इन्फॉर्म करने के लिए और कहते हैं बॉस हमने 2 ट्रोल को पकड़े हुए हैं, अभी इनके साथ क्या करें, क्या इनको भी हम मरवा दें या फिर आपका कुछ अदर प्लान है। और रिचर्ड कहता है नहीं नहीं, जबकि हमारे पास जो घोड़ा था वो मर चुके हैं, अभी हमें कुछ जानवर चाहिए जो कि हमारे गाड़ी को आगे धकेल सके, इसलिए इनको बंदी बनाकर हमारे कैरेज के आगे लगा दो। फिर वहां पर बारबेरियन चीफ आती है और रिचर्ड को कहती है बॉस वो गॉब्लिन में से हमें एक मैप मिला है। और रिचर्ड मैप को खोलते हुए कहता है बहुत ही अच्छा, ये मैप हमारे लिए बहुत ही काम आएगा आगे, क्योंकि हमारा नेक्स्ट टारगेट होगा गोसान फॉरेस्ट जहाँ पर डॉग मॉन्स्टर रहते हैं, उसको कब्जा करके हमारे टेरिटरी को एक्सपैंड करेंगे। फिर कुछ टाइम बाद वो दोनों ट्रोल रिचर्ड की गाड़ी और स्टोरेज गाड़ी को खींच के ले जा रहे थे और रिचर्ड भी इनके स्पीड देखकर बहुत ही शॉक था, क्योंकि ये सभी घोड़े से भी बहुत तेजी की स्पीड से ट्रैवल कर पा रहे थे। इसी स्पीड के अंदर अगर वो चलते रहे तो फिर वो बहुत ही कम समय में गावसान फॉरेस्ट में पहुंच सकते हैं। तभी रिचर्ड अपना सिस्टम विंडो को ओपन करता है जहां पर उसका लेवल 36 में लेवल अप हो चुका था, क्योंकि अभी अभी वो उल्फ और गॉब्लिन के साथ फाइट किया था, इसी वजह से वो 35 से 36 तक पहुंच चुका था। लेकिन अभी भी उसके सिस्टम में शॉप का ऑप्शन खुला हुआ नहीं था, इसलिए रिचर्ड सोचता है पहले उसको अपने स्ट्रेंथ को इम्प्रूव करना पड़ेगा और उसका थ्रोइंग स्किल को भी इम्प्रूव करना है। अगर वो बहुत सारे वेपन का मास्टरी कर लेता है तो फिर उसका एक्चुअल कॉम्बैट पावर बहुत ही इंक्रीज हो जाएगा, उसे बहुत सारे एडिशनल पॉइंट भी मिल जाएंगे। बट एट्रीब्यूट पॉइंट उसको गेन करने के लिए उसके पास टैलेंट होना चाहिए और रिचर्ड के पास मैजिक का कोई टैलेंट नहीं था, इसलिए वो कभी भी इस वर्ल्ड में मैजिक ही नहीं कर सकता है, वो सिर्फ अपना फिजिकल कॉम्बैट के ऊपर फोकस कर सकता है। अभी के लिए तो रिचर्ड के पास बहुत ही स्ट्रेंथ था, वो एक नॉर्मल पर्सन से 10 गुना ताकतवर था, लेकिन अगर ऐसा कंटिन्यू रहा तो फिर एक दिन वो ग्रेट खली बन जाएगा। तभी बारबेरियन का चीफ रिचर्ड के पास आती है और कहती है बॉस हम लोग माउंटेन ऑफ गावसन फॉरेस्ट के नीचे पहुंच चुके हैं। और रिचर्ड भी कहता है ओके ठीक है, फिर मुझे देखने दो यहाँ पर क्या है। और आगे देखने पर एक बहुत ही बड़ा सा नदी या फिर समुद्र था जो कि पहाड़ के साथ लगा हुआ था और ये एक बेस्ट प्लेस था रेस्ट करने के लिए, इसलिए जितने भी बारबेरियन थे वो नदी के पास आकर अपने आप को साफ करते हैं ताकि जितने भी ब्लड या फिर पसीना हो वो साफ हो जाए। और एक बारबेरियन दोस्त उनके चीफ को बुला रहा था साथ में नहाने के लिए, लेकिन उनका चीफ उसे गाली देकर वहां से भगा देता है। और आगे रिचर्ड यही सोच रहा था मैं कहां पर फंस गया, यहाँ पर तो जेंडर का कुछ रेस्पेक्ट ही नहीं है। फिर रिचर्ड के आगे 2 बारबेरियन आते हैं जो कि 2 राबिट और एक बकरी को शिकार करके लाए थे उनके खाने के लिए। और रिचर्ड भी थोड़ा खुश था इनके वाइल्ड लाइफ स्किल को देखकर, इनके होते हुए उसे खाने की टेंशन नहीं होगा। फिर तभी उसका नजर पीछे जाता है जहाँ पर बारबेरियन चीफ अपने आप को स्मेल कर रहा था, कहीं उसका बॉडी से स्मेल तो नहीं हो रहा है। फिर तभी रिचर्ड उसको कहता है अगर तुम नहाना चाहते हो तो मेरे पास ही में ही एक पॉन्ड है जहाँ पर तुम जाके नहा सकती हो, क्योंकि हम लोग कुछ दिन से ट्रैवल कर ही जा रहे हैं और बीच में हम फाइट भी किए थे, तुम वहां पर जाके साफ हो सकते हो। लेकिन उस चीफ को बहुत ही शर्म आ रहा था नहाने में, बट रिचर्ड उसे गारंटी देता है वो बाकी सब लोगों के ऊपर नजर रखेगा ताकि कोई भी उसके पास ना जा पाए। और रिचर्ड को चीफ थैंक यू भी बोलता है। फिर आराम से जाके वो झील में नहाने लगती है और सभी लड़की की तरह वो बहुत ही समय लेता है नहाने में। और नेक्स्ट सीन में रात हो चुका था। रिचर्ड कुछ लोगों को लेकर गावसन फॉरेस्ट में इन्वेस्टिगेशन कर रहा था और उसके सामने एक घर भी आता है जो कि डॉग मॉन्स्टर का इलाका था और गेट में पहरेदारी करने के लिए 2 मॉन्स्टर भी लगे हुए थे जिनको रिचर्ड नोटिस भी करता है। और इन मॉन्स्टर को कहा जाता है कोबोलोड, जो कि ये गावसन फॉरेस्ट को कब्जा कर चुके हैं, अभी ये इनका ही टेरिटरी है। अगर रिचर्ड इनके साथ लड़ाई कर उनके टेरिटरी को हासिल कर देता है तो फिर पूरा का पूरा गावसन फॉरेस्ट उसका हो जाएगा। फिर रिचर्ड के साथ जो बारबेरियन आया था वो रिचर्ड को कहता है ये सभी लोग तो बहुत ही यूजलेस है, अगर मैं अकेले भी वहां पर जाता हूँ मैं सभी को मार के बंदी बना सकता हूँ। और रिचर्ड कहता है तो फिर डरने की क्या बात, जितना जल्दी हो सके हम अटैक कर देते हैं। और हमें वो घर के अंदर दिखाते हैं जहाँ पर कोबोलोड का राजा उसके वाइफ के साथ खेल रहा था। तभी रिचर्ड उसके रूम के अंदर एंट्री लेता है दरवाजे को लात मारते हुए और राजा कहता है तुम हो कौन और सोल्जर कहाँ गए, तुम ये महल के अंदर कैसे आ चुके हो। और रिचर्ड के पीछे तब एक बारबेरियन आता है जो कहता है बॉस सभी कोबोलोड का आर्मी या सोल्जर हम अच्छे से हैंडल कर चुके हैं उनको। और रिचर्ड कहता है वेल डन। और इनके बात सुनकर कोबोलोड का राजा बहुत ही हैरान था
क्योंकि अभी उसके हाथ में कुछ नहीं था। उसके पूरे के पूरे आर्मी रिचर्ड के अंडर में आ चुके हैं और रिचर्ड को कहता है, मेरे इलाके में तुम घुसने की हिम्मत कैसे की हो? मेरे पास बहुत सारे फ्रेंड है जो कि मेरा साथ देंगे। लगता है तुम्हें कुछ नहीं पता है मेरे बारे में। मेरा आर्मी कमजोर है, इसका मतलब ये नहीं है कि कोई भी आके मुझे कब्जा कर सकता है। मेरे सपोर्ट में बहुत सारे रेस खड़े हुए हैं। तुम यहाँ आकर बहुत ही बड़े गलती की हो। और इन सभी बकवास को सुनने के बाद रिचर्ड कहता है, ओह अच्छा। फिर दूसरे ही सेकंड में उसे रस्सी से बांधकर उल्टा लटका दिया जाता है, जहाँ पर वो कह रहा था, आई एम सॉरी, मुझे पता नहीं था और मैं कभी आपको इस तरह से नहीं बोलूंगा। लेकिन अभी भी उसका रिचर्ड मजे ले रहा था और कहता है, तुम्हारी बात मुझे सुनाई नहीं दे रहा है। फिर चीफ को कहता है, उसके रस्सी को काट दो। और चीफ भी थोड़ा कंफ्यूज होता है और कहता है, बॉस क्या आप उसको रिलीज करना चाहते हो? और रिचर्ड कहता है, यस, उसे जाने दो। फिर उसके रस्सी को काट दिया जाता है और उससे कहा जाता है, यहाँ से जितना जल्दी हो सके भाग जाओ। और रस्से से नीचे उतरते ही तेजी की स्पीड से दौड़ने लगता है। लेकिन अभी भी वो मन में सोच रहा था, मुझे कभी भी इतना इंसल्ट फील नहीं हुआ है जितना आज हुआ है। ये कभी ओवर नहीं होगा। देखना, मैं फिर से वापस आऊंगा तुम्हारे पास। और बारबरन कह रहे थे, मैं ये एक्सपेक्ट नहीं किया था हम लोग गावसन फॉरेस्ट को इतने इजीली कब्जा कर देंगे। और उनका चीफ कहती है, ये कोबोलोट एक नंबर के लूजर थे, इनको हराना कोई बड़ी बात नहीं है। पर रिचर्ड कहता है, मैं ये पूरे जगह को चेक किया हूँ और मुझे ये पता चला है ये बहुत ही बड़ी जगह है। अगर हम इसको हमारे बेस की तरह यूज करेंगे तो फिर हमारा बहुत ही फायदा होगा। और यहाँ पर एक रूफटॉप भी है जहाँ पर सोल्जर खड़े होके कई किलोमीटर तक देख सकते हो और सभी दुश्मन के ऊपर नजर रख सकते हो। ये एक हमारे लिए परफेक्ट बेस होगा। तो फिर चलो इसको स्टार्ट करते हैं। फिर एक मैप लेके टेबल में रख देता है और कहता है, अटेंशन, हम लोग हमारा फास्ट टेरिटरी बैटल करने जा रहे हैं। और बारबरन पूछते हैं, क्या एक और बैटल? और वो कहता है, हाँ, ये गावसन फॉरेस्ट माउंटेन के ऊपर आता है जिसको डिफेंड करना बहुत ईजी होगा, लेकिन हम लोग के लिए अटैक कर पाना थोड़ा मुश्किल हो सकता है अगर कोई हमारे चारों तरफ घेर लेता है। इसलिए हम हमारा डिफेंस फोर्स को और भी ताकतवर बनाएंगे ताकि कोई हिम्मत ना करे ये प्लेस के अंदर घुसने की। और इतना अच्छा प्लेस कोबोलोट के हाथ में था, लेकिन वो लोग कैपेबल नहीं थे इसको होल्ड करके रखने की। यानी इसका मतलब उनके पीछे कोई ना कोई रेस है जो कि उन्हें सपोर्ट करता है। फिर एक बारबरन पूछता है, आपके कहने के हिसाब से उनके पीछे कोई बड़ी फोर्स है, लेकिन हमने तो कोबोलोट के लीडर को छोड़ दिया है। वो जरूर से जाके अपने सपोर्टर को बताएगा और वापस वार करने के लिए सभी टीम के साथ यहाँ पर आ सकता है। फिर रिचर्ड सभी को कहता है, मैं बहुत सारे पैसे को खर्च कर चुका हूँ तुम सभी के लिए वेपन खरीदने में, और अभी टाइम आ चुका है हम दूसरे ट्रूप को मार के उनके वेपन को छीन ले और उन सभी के पास जाकर उनके साथ लड़ाई करने से बेहतर है उन सभी को तुम्हारे पास से बुला लो, जहाँ पर हमारा एडवांटेज भी है डिफेंस मैकेनिज्म के लिए। फिर कॉइन को उछालते हुए वो मैप में रखता है। फिर कहता है, तब हम हमारे सभी दुश्मन को एक साथ वाइप आउट कर सकते हैं। फिर कुछ दिन ऐसे ही बीत जाता है, लेकिन अभी तक वो आर्मी यहाँ पर नहीं आया था। और इन कुछ दिनों में बारबेरन और रिचर्ड हमेशा पार्टी करते हैं और मजेदार खाना खाते हैं। तभी रिचर्ड को वो चीफ पूछ रही थी, बॉस बहुत दिन बीत चुका है लेकिन अभी तक ओवरलॉर्ड का आर्मी यहाँ पर नहीं आया है, लगता है कि यहाँ पर कुछ गड़बड़ है। बट रिचर्ड कहता है, यहाँ पर हड़बड़ी करने की जरूरत नहीं है, आराम से धैर्य के साथ इंतजार करते रहो। अगर वो आएंगे कभी भी तो फिर हम प्रिपेयर हैं उनके जवाब को टैकल करने के लिए। अगर नहीं भी आएंगे तो भी कुछ नहीं, यहाँ पर बैठो, खाओ, मजे करो। तभी कोई सोल्जर आता है जो कहता है, बॉस खाने लाभ मिल चुके हो, हमें ये पता चल रहा है आगे कोई एक ट्रूप है जो कि हमारे महल की तरफ ही बढ़ रहा है। और रिचर्ड वहां पर खड़ा होते हुए कहता है, हो गया इंतजार, पैसों का बंदोबस्त यहाँ पर हो चुका है, सभी लोग रेडी हो जाओ। रिचर्ड आके जहाँ पर ट्रूप थे उसको टेलीस्कोप से देख रहा था जो कि गॉब्लिन से लुटा हुआ था। और देखने के बाद कहता है, मुझे लगा था ये छुप के हमारे ऊपर अटैक करने आए हैं, लेकिन अगर ये खुलेआम यहाँ पर टेंट लगा के सो रहे हैं तो फिर इन्हें डर नहीं लगता, हमें पहले से पता चल जाएगा और हम इनके ऊपर अटैक भी कर देंगे। और ये ट्रूप था गॉब्लिन का, ये जरूर से कोबोलोट के द्वारा भेजा गया होगा। बहुत ही अच्छा, ये एक एडवांटेज है हमारे लिए और एक अपॉर्चुनिटी भी है हमारे डोमिनेंस को गावसन फॉरेस्ट में फैलाने का। फिर चीफ को कहता है, गंथर तुम एक टीम को प्रिपेयर करो जो कि मेरे साथ आएगा, और बाकी जो रह गए वो हमारे प्लेस को प्रोटेक्ट करो, और हमें ये जल्दी करना चाहिए, इसलिए जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी मेरे पीछे पीछे आओ। और चीफ एक टीम को बना के रिचर्ड के पीछे पीछे आ जाता है और हमें टेंट के अंदर गॉब्लिन को दिखाते हैं जो कि आराम से नींद ले रहे थे। और इनके नींद को तोड़ने के लिए वहां पर गंथर आ जाता है जो कि तलवार के साथ वो गॉब्लिन के ऊपर हमला कर देता है। और वो गॉब्लिन डॉज भी नहीं कर पाता क्योंकि वो लोग अभी बैटल के लिए रेडी नहीं थे, लगभग आधे नींद में थे। इसलिए हमारे लिए, इसलिए ये ट्रूप के लिए बहुत ही इजी हो जाता है उन सभी को मार पाना। और इनके बैटल को देखकर रिचर्ड सोच रहा था, जो हाईलैंड के बारबेरियन है उनके पास इंडिविजुअल पावर बहुत ज्यादा है, लेकिन आमतौर पर बारबेरियन के पास कोऑपरेशन स्किल बिल्कुल नहीं होता। वो ताकतवर तो होते हैं लेकिन एक टीम की तरह काम नहीं कर पाते। इसलिए अगर तुम बारबेरियन को अपने आर्मी में शामिल करना चाहते हो तो फिर उसे एक प्रोफेशनल ट्रेनिंग देना पड़ेगा। तुम्हारे आर्मी के अंदर पावरफुल लोग हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम वार को जीत सकते हो।
यहाँ पर एक और फैक्टर मैटर करता है जो कि है टीम वर्क। अगर तुम्हारे आर्मी में टीम वर्क होगा तो फिर बड़ी से बड़ी आर्मी को हरा सकते हो, और चीफ की टीम में भी यही हो रहा था। चीफ सभी को लीड करके ऑर्डर दे रहा था और एक टीम की तरह काम कर रहा था, क्योंकि रिचर्ड उन सभी बारबेरियन को एक इलाइट ट्रूप में कन्वर्ट कर चुका था उनको ट्रेनिंग देकर इसी कुछ दिनों के अंदर। इसी वजह से जब भी रिचर्ड का टीम किसी वार या फिर किसी लड़ाई को जीतता है, उसके बाद रिचर्ड को पावर बूस्ट मिलता है सिस्टम के द्वारा। और सभी खत्म होने के बाद एक बारबेरियन खड़ा हुआ था स्वॉर्ड लेके, जो कह रहा था ये सभी लोग तो कमजोर है, इनको हम आसानी से संभाल चुके हैं, लगता है कि हम बेकार में ही नर्वस हो रहे थे। तभी वहां का जमीन हिलने लगता है जैसे कि वहां पर कोई अर्थक्वेक आ चुका हो, और उस बारबेरियन के नीचे एक बहुत ही बड़ा सा धमाका होता है, जिस धमाके से अंदर एक पावरफुल और एक ड्रैगन के जैसा दिखने वाला गॉब्लिन निकलता है। और इसके जैसे दिखने वाले गॉब्लिन को ड्रैगन गॉब्लिन कहते हैं, जो कि ताकत के मामले में नॉर्मल गॉब्लिन से बहुत ही ज्यादा होता है। और बाकी तो बारबेरियन बात कर रहे थे, वो गॉब्लिन के पास 2 हॉर्न है, यानी इसके पास ड्रैगन का ब्लड लाइन है। लेकिन एक गॉब्लिन के पास ड्रैगन का ब्लड लाइन कैसे आया? फिर वो गॉब्लिन भी उनके ऊपर हमला करने के लिए बाकी सब गॉब्लिन को बुला रहा था चिल्लाकर, और उसके चिल्लाने से जमीन के अंदर से बहुत सारे गॉब्लिन निकल के आते हैं और सभी बारबेरियन को घेर लेते हैं। बारबेरियन लोग तो समझ ही नहीं पा रहे थे गॉब्लिन माटी के नीचे से कैसे निकल सकते हैं। एक ही सेकंड पहले यहाँ पर कोई नहीं था, लेकिन अभी 100 से भी ज्यादा गॉब्लिन यहाँ पर आ चुके हैं। फिर चीफ रिचर्ड को कहती है, बॉस हमें लगता है कि इनका लीडर बहुत ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी है, हमें यहाँ से भागना चाहिए। फिर वहीं पर ही वो गॉब्लिन नहीं रुकता, बल्कि कोई एक और बीस्ट को बुलाता है जो कि उसके साथ ही आया था। फिर जमीन क्रैक होके उसके अंदर से एक बहुत ही बड़ा सा जानवर निकलता है, जिसके ऊपर वो गॉब्लिन बैठा हुआ था। इतने बड़े मॉन्स्टर को देखकर सभी बारबेरियन हैरान हो जाते हैं और बहुत ही डर भी जाते हैं। फिर वो गॉब्लिन कहता है, तुम लोग सिर्फ एक मामूली से बारबेरियन हो, आज तुम्हें पता चलेगा एक नोबेल ड्रैगन के ब्लड लाइन से पंगा लेने का परिणाम क्या होता है। और तभी बिना किसी देरी के चीप अपना भाला उनकी तरफ फेंक देता है, लेकिन उनका भाला का असर वो मॉन्स्टर को कुछ नहीं होता, यहाँ तक एक सिंगल छोटा सा स्क्रैच भी नहीं आता, जिसको देख के वो चीप भी बिल्कुल हैरान था, क्योंकि इतने खतरनाक मॉन्स्टर वो कभी नहीं देखा था। और वो गॉब्लिन चीप के ऊपर हमला करने के लिए बहुत तेजी के स्पीड से आ रहा था और कह रहा था, तुम एक मामूली से बारबेरियन हो, तुम्हारे पास आर्मर या फिर हथियार कुछ नहीं है, तुम्हें पता नहीं है तुम किसके साथ पंगा ले चुके हो। अभी तुम्हें पता चलेगा एक ड्रैगन ब्लड लाइन के साथ पंगा लेने का अंजाम क्या होता है। लेकिन उसके अटैक से बचने के लिए चीफ के पास कोई रास्ता नहीं था, क्योंकि वो बहुत ही करीब आ चुका था। तभी उसी समय रिचर्ड उसके आगे आ जाता है और उसके बीस्ट को अपने हाथों से पकड़ लेता है। और वो बीस्ट भी जब नोटिस करता है रिचर्ड को, वो उसे हटाने की कोशिश तो करता है, लेकिन रिचर्ड अपने पूरे दम से वो बीस्ट को उठा के नीचे पटक देता है। और इतना बड़े बीस्ट को उठाकर नीचे पटकना कोई छोटी बात नहीं होती। इसी वजह से जितने भी गॉब्लिन थे वहां पर बहुत ही डर चुके थे, और जो भी बारबेरियन थे वो अपने बॉस से और भी इम्प्रेस हो जाते हैं रिचर्ड का पावर देखकर। फिर रिचर्ड वो ड्रैगन गॉब्लिन के पास आता है और वो अभी खड़ा भी नहीं हो पा रहा था, क्योंकि वो बीस्ट के ऊपर बैठने की वजह से वो बहुत ही ऊपर से नीचे गिरा हुआ था। और रिचर्ड को कह रहा था, आखिरकार तुम हो कौन और तुम्हारे पास इतना पावर कहां से आया? रिचर्ड कहता है, तुमने क्या कहा? तुम एक नोबेल ड्रैगन ब्लड लाइन से बिलोंग करते हो और मैं भी एक नोबेल हूँ। क्या ये तुम्हें पता है हमारा पावर भी किसी ड्रैगन से कम नहीं होता। अभी तुम हार मान जाओ और मेरे अंडर में आ जाओ। लेकिन गॉब्लिन उसके पास पड़े हुए हथियार को उठाता है। तुम्हें क्या लगा मैं तुम्हारी बात को मान लूंगा? तुम्हारी ताकत देखकर कभी नहीं, मैं एक नोबेल ड्रैगन हूँ। ऐसा कहते हुए उसके ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन उसके अटैक को एक ही हाथ से रिचर्ड रोक देता है और दूसरे हाथ से उसे एक जबरदस्त पंच मारता है, जिसके वजह से उसका हालत वहीं पर खराब हो जाता है और देखकर लग रहा था वो एक ही पंच में मारा गया। फिर रिचर्ड स्वाग से पीछे मुड़ता है और कहता है, जैसे कि मैं कहा था इन सभी को हमें जल्दी हराना पड़ेगा ताकि हम पार्टी कर सकें, क्योंकि बीच पार्टी में आकर लड़ाई करना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। फिर इन सभी को रिचर्ड मारने के बाद अपने सिस्टम में देख रहा था उसे कितना पॉइंट मिला है, और ये सोच रहा था ये फाइट के बाद हमें कौन कौन सी चीज मिलने वाली है। तब उसके अंडर में जितने भी टीम थे वो लोग गॉब्लिन से लूट कर आ जाते हैं और कहते हैं हमें बहुत सारे स्पेयर वेपन मिला है। और रिचर्ड के सिस्टम में उसे 175 एक्सपीरियंस पॉइंट मिला था और एक बारबेरियन का लेवल 3 से लेवल 4 को अपग्रेड हो चुका था, और गंथर भी लेवल 1 से लेवल 2 में अपग्रेड हो चुका था, क्योंकि वो एक हीरो है। उसका लेवल कम होने के बाद भी वो बहुत ही पावरफुल है। और रिचर्ड के पास जितने भी एक्सपीरियंस पॉइंट था वो अपने स्ट्रेंथ पर सभी एक्सपी को लगा देता है। फिर उसके पीछे से गंथर आते हुए कहती है, बॉस हम इसका क्या करें? और वो एक चेन से वो बड़ा सा बीस्ट को बांध कर रखा था। बहुत सारे सोना और हथियार को भी कब्जा कर लिए थे, क्योंकि इस बार बहुत ही हार्वेस्टिंग हुआ था। फिर वो बक्सा खोलने पर वहां पर बहुत सारे चांदी के सिक्के थे और सिर्फ 2 ही गोल्ड कॉइन थे। और रिचर्ड कहता है, लगता है कि इन सभी को बहुत ही कम पैसा मिलता है, इनका लाइफ जरूर से बहुत ही हार्ड होगा। फिर चीफ रिचर्ड को पूछता है, हम एक बड़ा सा बीस्ट का क्या करें? फिर रिचर्ड वो बीस्ट को देखते
मुस्कुराते हुए कह रहा था, मैं ये सोच रहा हूँ इसका मीट कैसा होगा, क्या ये टेस्टी होगा। इसका इस तरह से बात सुनकर वो बूस्ट भी बहुत ही घबरा जाता है और जोर जोरों से मना कर रहा था, प्लीज मुझे मत मारो। फिर जियांग उसके पास जाकर उसे सहलाते हुए कहता है, अभी से तुम मेरा माउंट हो और तुम्हारा नाम होगा वाइंड। अगर तुम मेरे बातों को ना मानने की हिम्मत की तो फिर उसी दिन तुम्हारा बारबेक्यू बन जाएगा। और वो बीस्ट का भी पसीना आ रहा था। इस तरीके से बात सुनकर फिर चीफ रिचर्ड को बुलाते हुए कहता है, बॉस हमें वापस हमारे डिनर पार्टी में जाना चाहिए क्योंकि खाना रेडी हो चुका है। दूसरे दिन सुबह सुबह रिचर्ड अपने बीच पर बैठ के ऐसे ही घूम रहा था और अपने सिस्टम को एक्सप्लोर कर रहा था। और सिस्टम में देखने पर उसे पता चलता है उसका शॉप ऑप्शन अभी अनलॉक हो चुका है। और शॉप में विजिट करने के बाद वहाँ पर बहुत सारा ओपन था, लेकिन रिचर्ड के पास बहुत ही कम पैसा था, इसलिए वहाँ पर सबसे कम पैसा वाला आइटम को वो बाय कर लेता है। और थोड़ी समय के अंदर उसके हाथों से जितने भी पैसा था वो गायब हो जाता है और एक स्फीयर उसके हाथों में आ जाता है। और इसको देखने पर और महसूस करने पर रिचर्ड को बहुत ही हेवी और ताकतवर लग रहा था। और नीचे से चीफ बोल रहा था, बॉस तुम्हें मैजिक भी करना होता है। तभी रिचर्ड को साइड में से कुछ महसूस होता है और एक बारबेरियन आगे देखने की कोशिश कर रहा था और उसे ऐसे लग रहा था कि फिर से उनके ऊपर अटैक करने के लिए वो गॉब्लिन आ चुके हैं। लेकिन रिचर्ड जब टेलीस्कोप से देखता है उनके आगे ह्यूमन थे जिनको चारों तरफ से वुल्फ घेरे हुए थे और ह्यूमन के पास बहुत सारा सामान भी था, यानी ये लोग बिजनेस के लिए कहीं पर जा रहे थे। और चीफ भी कहती है, क्या बॉस हमें भी वहां पर जाके उन्हें सपोर्ट करना चाहिए। और रिचर्ड को वो कैरेज देखने के बाद पता चल चुका था वो कोई एक नॉर्मल कैरेज नहीं है, उसके अंदर जो भी होगा वो बहुत ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी होगा। अगर ये लोग हमारे साथ मिल जाते हैं तो फिर मेरा बहुत ही हेल्प हो जाएगा हमारे टेरिटरी को फैलाने के लिए। फिर आगे वुल्फ लोग वो मर्चेंट को कह रहे थे, ये हमारा डोमेन है, जो भी यहाँ पर आएगा उसके सभी पैसे और सामान को हम लूट लेंगे। इसी वजह से मैं पहले से कह रहा हूँ तुम्हारे पास जितने भी सामान है वो सभी सामान हमें दे दो। और जो ड्राइवर था जो कि गाड़ी को चला रहा था आगे, वो सभी वुल्फ को समझाने की कोशिश कर रहा था, हम लोग वोया मर्चेंट से बिलोंग करते हैं, अगर तुम हमारे ऊपर अटैक करते हो तो फिर इंपीरियल आर्मी भी यहाँ पर आके तुम्हारे सर को काट सकते हैं। लेकिन वुल्फ का लीडर वो कहता है, इंपीरियल आर्मी, हम लोग यहाँ पर रोबरी करते हैं, तुम्हें क्या लगता है हम इंपीरियल आर्मी से डरते हैं? अगर हम लोग इंपीरियल आर्मी से डरते होंगे तो फिर हम यहाँ पर कभी भी रोबरी करने के लिए नहीं आते। और पीछे से वुल्फ लोग बात कर रहे थे, अगर ये लोग इंपीरियल मर्चेंट है तो फिर इनके पास बहुत सारा सामान होगा और हथियार भी होगा जिससे हमारा बहुत ही फायदा हो जाएगा। इसी वजह से वो तुरंत ही उनके ऊपर हमला कर देते हैं। लेकिन उनके सोल्जर भी रोकने की कोशिश कर रहे थे बट उनको रोक नहीं पाते। फिर ड्राइवर के ऊपर भी वुल्फ का चीफ हमला कर देता है पीछे से, जिसके वजह से वो बहुत ही इंजर्ड हो जाता है और नीचे गिर जाता है। और उसे समझ आ चुका था वो इन सभी के साथ लड़ाई नहीं कर सकता, इसलिए उसे एक ऑफर देने की कोशिश करता है और कहता है, हमारे पास जितने भी पैसे हैं वो तुम सभी पैसे को ले सकते हो, लेकिन प्लीज मेरे लाइफ को छोड़ दो। बट चीफ कहता है, ये बहुत ही लेट हो चुका है, अभी भीख मांगने से कुछ नहीं होगा, अभी कोई भी तुम्हें मेरे से बचा नहीं सकता। लेकिन तभी एक ही सेकंड के अंदर पीछे से एक भाला आकर वुल्फ के आर पार हो जाता है, जिसको देखे वो वुल्फ और मर्चेंट और बाकी के वुल्फ सोल्जर भी शॉक में थे। और ये भाला रिचर्ड ने फेंका था बहुत ही दूर से और कहता है, मेरा निशाना और भी करीब होते जा रहा है। और बारबेरियन आर्मी को उनके चीफ लीड करते हुए आता है और कहता है, सभी वुल्फ को घेर के हमला कर दो। और वुल्फ को भी समझ नहीं आता कि ये लोग कहाँ से आए और कौन है। लेकिन रिचर्ड एक पेड़ के पास खड़ा होकर इन सभी को देख रहा था, क्योंकि वो चाहता था वो बारबेरियन आर्मी लड़ाई का एक्सपीरियंस ले सके, उनको पता चल सके वुल्फ लोग कैसे हमला करते हैं। क्योंकि अगर तुम सभी के साथ लड़ाई करते हो तो फिर सभी का तुम लड़ाई का टेक्निक सीख सकते हो, जितना तुम्हारा बैटल एक्सपीरियंस होगा उतना ही तुम पावरफुल होगे और मुझे एक्सपी मिलता रहेगा। लेकिन बारबेरियन फिजिकली स्ट्रांग तो होते हैं, जिनके वजह से वो लगातार बहुत समय तक फाइट कर सकते हैं। अब ये बारबेरियन बहुत ही डिसिप्लिन हो चुके हैं और डिसिप्लिन से हमला करते हैं और सभी वुल्फ को मार रहे थे। और बाकी जो वुल्फ बच चुके थे वो लोग भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन एक वुल्फ पूछता है, तुम कहाँ पर भाग रहे हो, यहाँ पर आके मेरे साथ लड़ाई करो। लेकिन वो वुल्फ कहता है, तुम्हें क्या अभी तक पता नहीं चला ये लोग कौन है? ये लोग वही लोग हैं जो कि गॉब्लिन अलायंस को खत्म कर चुके थे यहाँ पर, यहाँ तक कि ट्रोल और एक वुल्फ का चीफ को भी मार चुके थे। फिर उसके बाद कोबोलोड के पास जाकर उनके डोमेन को भी छीन चुके हैं। यानी एक ही चीज साफ होता है, इनका लीडर द लेजेंडरी लॉर्ड ऑफ वाइल्डनेस, जो कि अभी अभी रिसेंटली सडनली अपीयर हुआ है। और ये सभी बात जानने के बाद जितने भी वुल्फ वहां पर थे वो लोग भागने लगते हैं, लेकिन रिचर्ड का पेट उन्हें भागने नहीं देता, जमीन को चीर के उनके ऊपर हमला कर देता है। और उसके पेट का फाइटिंग एबिलिटी को देखकर रिचर्ड भी थोड़ा खुश था, क्योंकि इस वजह से उसे कुछ करने का जरूरत ही नहीं है, उसके सभी आर्मी और सोल्जर्स ये काम को हैंडल कर सकते हैं।
अगर मैं एक वार में नहीं भी रहूंगा तो भी एक वार को वो जीत सकते हैं। फिर सभी को खत्म करने के बाद एक बारबेरियन कहता है, बॉस ये लास्ट था जिसको कि मैं मार चुका हूँ, अभी यहाँ पर कोई भी उल्फ बचा नहीं है। फिर जितने भी मर्चेंट थे वो लोग आके रिचर्ड को थैंक यू बोलते हैं और कहते हैं, हमें सेव करने के लिए शुक्रिया, मैं जरूर से आपको रिपे करने की कोशिश करूंगा। और रिचर्ड कितना लालची है वो तो हम जानते ही है, इसी वजह से उनको कहता है, अगर तुम रिपे करना ही चाहते हो तो फिर तुम कुछ पैसा हमें दे सकते हो। और इसकी ऐसी बात सुनकर वो कैरेज के अंदर से एक लड़की बाहर निकलती है जो कहती है, तुम सच में एक बहुत ही बड़ा लालची लॉर्ड हो। और वो लड़की एक एल्फ था। रिचर्ड को कहता है, तुम बहुत ही इंटरेस्टिंग हो। फिर कैरेज से बाहर निकलकर अपने आप को इंट्रोड्यूस करती है और कहती है, मेरा नाम आनिये है और ये बोहिया मर्चेंट से बिलोंग करता है। उसके साइड में एक बॉडीगार्ड था जो कि हमेशा उसका प्रोटेक्ट करता है, इसलिए वो एल्फ उसे पूछती है, रूटो क्या तुम ठीक हो? और रूटो भी कहती है, हाँ मैं ठीक हूँ माई लेडी। फिर आनिये रिचर्ड को थैंक यू कहती है उसके हेल्प के लिए और रिचर्ड भी कहता है, इसका कोई जरूरत नहीं था, और वैसे भी मेरा ट्रूप बहुत ही हीरोइक है, उन लोगों के सामने ये उल्फ तो कुछ भी नहीं है। और उसके साइड में बारबेरियन खड़े होकर सोच रहे थे, हमारा बॉस तो हमारे आगे कभी तारीफ नहीं करते, लेकिन अभी पता नहीं क्यों हमारे तारीफ कर रहे हैं। फिर आनिये रिचर्ड से हेल्प मांगती है और कहती है कि आप हमारे हेल्प कर सकते हो। और रिचर्ड भी कहता है, किस तरीके का हेल्प, कैसा हेल्प चाहिए? फिर वो रिचर्ड को बताती है, हम ये वार की वजह से बहुत ही लॉस कर चुके हैं, हमारे लोग भी बहुत ही इंजर्ड हो चुके हैं और कुछ लोग तो मर भी चुके हैं, जितने भी कैरेज था वो टूट चुके हैं। इसी वजह से इनको लेके हम ट्रेडिंग के लिए जा नहीं सकते, हमें कहीं ना कहीं पर रेस्ट करना है, लेकिन अगर हम यहाँ पर रेस्ट करते हैं तो फिर से हमारे ऊपर कभी भी हमला हो सकता है। और रिचर्ड कहता है, मेरे प्लेस पर रुकना ये आपके लिए थोड़ा एक्सपेंसिव हो सकता है, लेकिन उससे आने का कुछ प्रॉब्लम नहीं था, वो जितना चाहे मनी रिचर्ड को दे सकता है, इसलिए वो वेपन और मनी को देने की वादा करती है। फिर रुटो को बताती है और कहती है, वो चीज को बाहर निकालो। और रुटो भी एक ऐसी चीज को निकालता है जिसके चारों तरफ से कपड़ा लिपटे हुए था, और जैसे ही वो कपड़े को वो हटाता है उसके अंदर से एक क्रिस्टल बाहर निकलती है और उसे रिचर्ड भी पूछता है, आखिरकार ये है क्या? और आनिया कहती है, तुम सिर्फ देखते जाओ। और जैसे ही वो क्रिस्टल को एक्टिवेट करता है वो तुरंत ही वो हवा में आ जाता है और उससे बहुत ही लाइट निकल रहा था। रानी कहती है, ये एक कम्युनिकेशन क्रिस्टल है, इससे मैं किसी मैसेज को हमारे मर्चेंट ग्रुप में दे सकता हूँ। और रिचर्ड उसे पूछता है, तुम्हारे री इन्फॉर्मेशन टीम कब तक यहाँ पर आ सकते हैं? लेकिन इस बारे में अन्य को भी नहीं पता था, उनके टीम को यहाँ पर आने के लिए 3 दिन भी लग सकता है, या फिर कोई खतरा हुआ तो फिर और भी ज्यादा टाइम लग सकता है। और इससे रिचर्ड को एक बहुत ही अच्छा सा आइडिया आता है और मन में सोचता है, ये बहुत ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी मर्चेंट है, अगर मैं इनके बिजनेस को अच्छे से इस्तेमाल करता हूँ तो फिर मेरे फ्यूचर में सभी पैसों का मुसीबत खत्म हो सकता है। फिर उन सभी को कहता है, तुम सभी लोग मेरे पीछे पीछे आओ, मेरा नाम रिचर्ड है और मैं ये गाउसन फॉरेस्ट का लॉर्ड हूँ, तुम लोग हमारे गेस्ट हो, इसलिए तुम सभी को फुल इज्जत मिलेगा। लेकिन उनको नहीं पता था वो रिचर्ड को पैसा दे रहे हैं, इसी वजह से इज्जत मिल रहा है। बट आनिया भी कहती है, रिचर्ड तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया तुम्हारी जगह पर हमें रुकने के लिए देने के लिए। रिचर्ड के बेस की तरफ आ जाते हैं और जितने भी इंजर्ड लोग थे उनका इलाज किया जा रहा था, और ऊपर से रिचर्ड ये सबको देखे जा रहा था किस तरह से इलाज हो रहा है। आनी के पास एक पोशन था जिस पोशन को एक बकेट के अंदर निकल कर रख देता है और कहती है, रूटो ये पोशन को लेके जिस भी सोल्जर के ऊपर घाव है या फिर चोट पहुंचा है उनके ऊपर लगा दो। और ये पोशन को देखने के बाद रिचर्ड को कुछ याद आता है और तभी वो समझ जाता है ये पोशन वो कहाँ पर देखा था, क्योंकि जब वो स्टोर को एक्सप्लोर कर रहा था उसे एक इसी तरीके का लेजेंडरी हीलिंग पोशन मिला था जो कि बहुत ही हायर लेवल का था। उसका प्राइस लगभग 50,000 के आसपास था, यानी एक शीशी का बोतल इतना महंगा है तो फिर सोचो ये बकेट भर में कितना सारा पोशन होगा। ये मर्चेंट लोग तो बहुत ही अमीर है, मैं सोचा नहीं था इनके पास इतने सारे वैल्यूएबल चीज होगा। फिर कुछ समय बाद रात हो जाती है और आनिया रूटो ऊपर खड़े होके आसमान को देख रहे थे और आनिया रूटो को पूछती है, क्या जितने भी इंजर्ड लोग थे वो लोग ठीक हो गए और हमारा कितना लॉस हुआ इस वार की वजह से? और फिर रूटो कहता है, पैसे और सामान तो ठीक है, लेकिन हमारे बहुत सारे लोग अभी भी इंजर्ड है, वो लोग पूरी तरह से हील नहीं हुए हैं और हमारे बहुत सारे लोग तो मर भी चुके हैं। इसलिए आनिया बहुत ही उदास हो जाती है क्योंकि अभी उनका री इन्फॉर्मेशन टीम कब आएगा उनको खुद पता नहीं था। रिचर्ड के वजह से हम सिर्फ यहाँ तक बचे हुए हैं, अगर उस टाइम पर रिचर्ड नहीं होता तो हम भी मर चुके होते। फिर आनिया उसे पूछती है, तुम उसके बारे में क्या सोचती हो? और रूटो फिर बताता है, वो एक सिग्निफाइड लॉर्ड है सच में, उसका एक छोटा सा आर्मी लेकर वो बहुत सारे उल्फ को मार चुका है, और दूसरे तरफ हम थे जिनके पास उनसे भी ज्यादा आर्मी था, लेकिन हम उल्फ के आगे कुछ नहीं कर सके। उस मोमेंट पर हमारा हर एक आदमी जो भी उल्फ के साथ लड़ाई कर रहा था वो लोग मारे गए और उस टाइम का सिचुएशन बहुत ही खराब हो चुका था, और तो और मैं भी मरने के कगार पर आ चुका था। लेकिन तभी रिचर्ड की वजह से उसके ट्रूप इमीडिएटली ये बैटलफील्ड को चेंज कर दिए, जहां पर उल्फ लोग जीत रहे थे वहां पर हम लोग जीतने लगे। और उनके ट्रूप में बहुत ही कम मेंबर थे, लेकिन जितने मेंबर थे वो लोग डटकर उल्फ के साथ फाइट कर रहे थे। उनके पास हिम्मत तो था, मुझे ऐसा भी लगता है हमारा मर्चेंट ग्रुप भी
ये ट्रूप का मैच नहीं है। फिर आनिया कहती है, हाँ तुमने ये सही कहा, उसके वजह से हम लोग अभी तक बचे हुए हैं। और दूसरी तरफ रिचर्ड आराम करते हुए सोच रहा था, जितने मर्चेंट सोल्जर है उनके पास हथियार और इक्विपमेंट सभी वेल प्रिपेयर है, हर एक के पास आर्मर भी है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे सोल्जर के पास ये बेनिफिट नहीं है। मुझे जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी सब कुछ इंतजाम करना पड़ेगा, क्योंकि कभी भी हमारे साथ वार स्टार्ट हो सकता है। उसके साइड में ही जितने भी बारबेरियन सोल्जर थे वो लोग झगड़ रहे थे एक वेपन की वजह से। कोई कह रहा था ये वेपन मेरा है और कोई कह रहा था ये वेपन मेरा है। और इनको देखकर रिचर्ड मन में सोच रहा था, वो मर्चेंट लोग को मदद करने की वजह से उनसे हमें कुछ आर्मर मिल चुका है, जिससे हमारा आर्मी कुछ हद तक पावरफुल हो चुका है, लेकिन अभी भी हमें वेपन की जरूरत है, एक स्ट्रांग वेपन की। बट जब मैं सोचता हूँ उनके साथ जब मेरा मुलाकात हुआ था उससे तो हमारी टीम बहुत डेवलप कर चुका है। फिर तब रिचर्ड को बताने के लिए वो चीफ दौड़ते हुए आती है और कहती है, बॉस यहाँ पर एक इमरजेंसी सिचुएशन हो चुका है। और रिचर्ड कहता है, क्या हो गया, तुम इतना फ्रस्ट्रेटेड क्यों हो? फिर चीफ कहती है, मैं एक बहुत ही बड़े ग्रुप को देखा जो कि हाफ ह्यूमन और हाफ घोड़े के जैसे मॉन्स्टर दिख रहे थे। उनके साथ साथ उनके पास बहुत सारे वेपन भी था और तो और बहुत सारे आर्मर भी पहने हुए थे। और रिचर्ड कहता है, तो फिर तुम्हारा मतलब ये लोग सेंचर्स है? सेंचर्स वो लोग होते हैं जिनका ऊपर का शरीर ह्यूमन के जैसा होता है लेकिन निचले का शरीर घोड़े के जैसा। और हमें सेंचर्स को दिखाते हैं जिसको एक लड़की लीड कर रहा था और उन सभी को लीड करके रिचर्ड के प्लेस की तरफ आगे बढ़ रहा था। फिर पूरे के पूरे आर्मी कुछ ही देर के अंदर रिचर्ड के प्लेस के पास पहुंच जाता है और उनको जो लीड कर रहा था वो लड़की का नाम था हिटर। और सभी लोग गाले ट्राइब से बिलोंग करते हैं। और तभी कोई उनके ऊपर तीर छोड़ देता है जिसको हिटर नोटिस कर लेता है, लेकिन आगे देखने पर बहुत सारे भाले भी उसके तरफ आ रहे थे, लेकिन सभी भाले उनको नहीं लग रहे थे बल्कि वार्निंग के जैसा उनके आगे गिराया जा रहा था। और इतने सारे हमले को देखकर हिटर भी कहती है, हाँ ये पावरफुल तो है, लेकिन फिर भी अपने आर्मी को कहता है, चिंता मत करो, आगे बढ़ते चलो। और इनके ऐसे बिहेवियर को देखकर और रिचर्ड भी कहता है, तो फिर तुम मेरे वार्निंग को इग्नोर करना चाहते हो? फिर एक भाला पकड़कर उनके तरफ फेंक देता है और कहता है, सभी लोग फायर करो। और वो भाला डायरेक्टली आके हिटर को लगने वाला था, लेकिन अपने स्वॉर्ड से उसको दो टुकड़े में काट देता है और अपने आर्मी को कहता है, यहीं पर रुक जाओ, क्योंकि उसे ही पता था ये बहुत डेंजरियस है, हम लोग बहुत ही करीब आ चुके हैं, अगर हम और भी करीब जाने की कोशिश करें तो फिर उन सभी का निशाना हमारे ऊपर लग जाएगा। और यहीं पर ही ये एपिसोड खत्म होता है। कैसा लगा ये सीरीज बताना जरूर से। अगर ये अच्छा लगा तो फिर जाकर लाइक सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को ऑल पे सेट करके एक अच्छा सा कमेंट भी कर देना ताकि नेक्स्ट एपिसोड जल्दी आ पाए। ये वीडियो को यहीं पर ही खत्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।